हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो 1855 1855 रुडोल्फ वर्चो उन्होंने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। क्या बोला? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 1857 हमारे पास 1857 का विद्रोह इंडिया में हम लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो आज 15 अगस्त है, आपको फील होना चाहिए कि इस दिन के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। जो फ्रीडम आज आप फील कर पा रहे हो, आप रख पा रहे हो अपने पास। तो आपको क्या करना है, अपना काम मेहनत से करो और सही दिशा में काम करो ताकि आप अपने फ्यूचर के साथ साथ औरों के फ्यूचर को बेहतर कर सको। चैप्टर का नाम सेल साइकिल सेल डिवीजन। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जो भी बच्चा मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना चाहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा ये चाहता है कि यार मैं मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट या कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहता हूं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कम समय में प्रॉपर तरीके से चैप्टर को मैं करा रहा हूं, सारी चीजें कवर करूंगा। ध्यान से सुनना है आपने, ध्यान से समझना है और उसके बाद बस एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है और मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं लास्ट में, उनको जरूर करना है। ठीक है, चालू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बताइए भाई? चैप्टर का नाम है सेल साइकिल सेल डिवीजन। तो 3 पार्ट हैं इसमें। पहले सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे, फिर हम माइटोसिस और मियोसिस, 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझने जाएंगे कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सेल डिवीजन का क्या मतलब है और सेल डिवाइड क्यों करता है। अब यहां पर हम रुडोल्फ वर्चो की कही हुई बात को फिर से याद करेंगे। रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला था? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल किसी पुराने सेल की डिवीजन से बना, यही बात बोली थी रुडोल्फ वर्चो ने। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, वहां पर न्यूक्लियोइड होता है। तो सवाल यह है क्या प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन होती है? हाँ होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होती है, बिल्कुल सही है। सेल डिवीजन से मेरे पास 2 डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में भी सेल डिवीजन होती है और बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल, सारे नहीं, बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन होती है, यस। यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन होती है, यस। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होती है? नहीं होती। तो सबसे पहले दिमाग में ये बिठाओ कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम जो सेल डिवीजन पढ़ रहे होंगे वो यूकैरियोटिक सेल का पढ़ रहे होंगे। अब आपकी एनसीईआरटी ऐसे कहती है कि आपको जानकर बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि किस तरीके से एक सिंगल सेल से बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे मान लो जाइगोट है, जाइगोट मेरे पास एक सिंगल सेल है, ये डिवाइड करता है माइटोसिस से और इससे मेरे पास एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन बन जाता है। समझ रहे हो? तो ये कैसे बन गया? सेल डिवाइड होता गया। अब सवाल ये उठता है क्या सेल सिर्फ डिवाइड करता है? नहीं, सेल डिवाइड होने के साथ ग्रोथ भी करेगा। मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये एक सेल है, अब इस सेल के मैं 4 पार्ट बना दूं तो पर साइज तो वही रहा। लेकिन अगर मैं इस सेल को डिवाइड करके 2 पार्ट बनाऊं और हर पार्ट में ग्रोथ हो, फिर डिवाइड करे, तब जाकर ग्रोथ होती है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सेल डिवीजन, जिसे हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं सिंगल सेल के लिए, तो सेल डिवीजन और ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ही बनता है। ये आपकी एनसीईआरटी के पहले पेज पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो यहां से आपको यह समझना है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से बनता है। और हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं यूकैरियोटिक सेल की। किसकी बात कर रहे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल की, जिसमें माइटोसिस से मेरे पास पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या यहां तक समझ में आ गई? तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है जो ये बता रहा है कि हमारे पास सेल डिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और सेल डिवीजन के साथ क्या होता है, मेरे पास ग्रोथ भी होती है। अब सवाल आता है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल को हम समझेंगे और फिर सेल डिवीजन को समझेंगे। सेल डिवीजन का मतलब माइटोसिस होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमने बेसिक ओवरव्यू देखा। यहां तक क्लियर है? सोचो, यहां तक क्लियर है? तो अब हम ये समझेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास जो हर एक सेल है, हर एक सेल है, कोई भी सेल है, उसमें मेरे पास ग्रोथ होती है, उसका डीएनए डबल होता है, फिर वो डिवाइड करता है। जैसे मान लो ये सेल है, आपके पास ये सेल है, तो इस सेल की ग्रोथ हो रही है, दिख रहा है आपको? ये साइटोप्लाज्म यहां बढ़ रहा है,
उसके बाद उसका डीएनए डबल हो रहा है, देखो डीएनए डबल हो गया, आप देख पा रहे हो ब्लू कलर से डबल स्ट्रैंड था और वो दोनों खुल गए और उस पर एक येलो और येलो बन गया, तो डीएनए डबल हो गया। उसके बाद इसमें सेल डिवीजन हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल साइकिल क्या है, व्हाट इज सेल साइकिल, तो सेल साइकिल क्या होता है बेटा, अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो सेल साइकिल होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इवेंट्स मतलब ऐसा इवेंट, उसका सीक्वेंस जहां पर सेल क्या करेगा, सेल ग्रो करेगा, डीएनए डबल करेगा और इंटैक्ट डीएनए, इंटैक्ट डीएनए का मतलब क्या हुआ, इंटैक्ट डीएनए का मतलब बिना टूटा हुआ, बिना बेकार कुछ भी गड़बड़ हुआ, इंटैक्ट डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इंटैक्ट डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दो डॉटर सेल में, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, दो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का मतलब है सेल की ग्रोथ होना, डीएनए डबल होना और उसका डिवाइड करके दो सेल में बढ़ जाना, ये सेल साइकिल की डेफिनेशन है। और ये इवेंट के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पूरे ये जो सारी चीजें हुई इसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल ग्रो करे, डीएनए डबल करे और इंटैक्ट जीनोम को, इंटैक्ट जीनोम मतलब बिना टूटा हुआ डीएनए जो डबल हो गया उसको दो डॉटर सेल में डाल दे। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो सेल साइकिल है आप किसके लिए पढ़ रहे हो, सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस नहीं होती, हम यहां पर माइटोसिस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फीचर सेल साइकिल का क्या होता है कि यार ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट होता है। कोऑर्डिनेटेड का क्या मतलब है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, जैसे मैं कहता हूं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो जैसे मान लो चार लोग हैं, पहले ये काम करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ये करेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि मेरे पास सीक्वेंस एंड टाइम ऑफ इवेंट, टाइम चेंज क्या होना, ये सब फिक्स है, ये पहले से फिक्स है कि पहले ग्रोथ होनी है, फिर डीएनए डबल होना है, फिर सेल डिवाइड होना है, ये सब फिक्स है। अब सवाल ये उठता है ये फिक्स क्यों है, कौन सी ऐसी चीज है जो इसे फिक्स कर रही है। इसका मतलब सेल के अंदर ऐसी जीन्स होती हैं जो पूरे इवेंट को कंट्रोल करती हैं, तो इसका मतलब सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। जितने भी इवेंट हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल बाय जीन्स, कंट्रोल बाय जीन्स। इसका मतलब सेल के अंदर ग्रोथ होनी है, ये भी जीन कंट्रोल कर रही है। अगर आपसे मैं कहूं कि ऐसा जेनेटिक कंट्रोल अगर खो जाए, कैंसर में क्या होता है, सेल साइकिल का जेनेटिक कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, याद रहेगा, सेल साइकिल का जेनेटिक कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। अब आपको अगला सवाल है कि डीएनए रेप्लिकेशन इसमें एक ही बार होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहां ग्रोथ हो रही है, यहां सर यहां भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है, यहां भी फिर मतलब ग्रोथ होती है, जैसे यहां भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। पूरी सेल साइकिल में डीएनए को एक ही बार डबल करते हैं, पर ग्रोथ जो है, ग्रोथ जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रोथ लगातार चलती रहती है। ये कुछ फीचर है सेल साइकिल के। व्हाट इज सेल साइकिल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सेल ग्रो करे, डीएनए डबल करे, डिवाइड कर दे दो सेल में, ये जेनेटिक कंट्रोल में है, ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। दूसरा क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज नाम के एक फेज में होता है, या डीएनए रेप्लिकेशन एक फिक्स टाइम पर होता है, पर ग्रोथ लगातार चलती रहती है। क्या ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि सेल डिवीजन का मतलब क्या है, कोई भी सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से बना है। सेल की ग्रोथ होना और उसका डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर हमने बात करी कि यार सेल डिवीजन का ये जो प्रोसेस है ये कैसे चलता है, तो उसमें कई चीजें होती हैं। इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, बिल्कुल फिक्स है, टाइम कितना टाइम लगेगा, कब होगा, कौन सा प्रोसेस, सब कुछ फिक्स है। ये कैसे फिक्स है, जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स। कई बार क्या होता है कैंसर सेल में क्या होता है बेटा, अगर जीन्स ना कंट्रोल करें तो सेल क्या करता है, वो तेजी से डिवाइड करने लगता है, उसे म्यूटेशन की वजह से, तो उसी की वजह से कैंसर हो जाता है। तो कैंसर में क्या हुआ है, सेल साइकिल का कंट्रोल खो गया। ये बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, आप लिखते भी चलेंगे, पॉज करेंगे, जैसे ये पॉज कर को लिख लो, लिखना चाहो तो पॉज करो लिख लो, ये आपके एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बन जाएंगे, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इस पे, हम किस पे बात करते हैं, इस पे, ये देखो हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द फेजेस इन सेल साइकिल। अब मैं आपसे कह रहा हूं
सेल साइकिल में बहुत सारे इवेंट्स हैं। इवेंट्स मतलब चेंजेस हो रहे हैं। मैंने क्या किया है, इन चेंजेस को फेजेस का नाम दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ह्यूमन की एक लाइफ है, उसमें एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं बचपन का टाइम है। उसके बाद आती है टीन एज, उसके बाद अडल्ट एज, फिर ओल्ड एज आती है। ऐसे ही क्या हुआ है, सेल साइकिल लगातार चलता हुआ एक प्रोसेस है। वहां पर हमने क्या किया, चेंजेस को फेजेस का नाम दे दिया। रियल में फेज होते नहीं। अगर आपसे कोई पूछे सेल साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यस, लगातार चलती रहती है, पर फेजेस किसने बनाए, हमने बनाया। तो हमने क्या किया है बेटा, हमने चेंजेस को फेजेस का नाम दे दिया है। हमारे पास दो मेन फेज है, सुनना ध्यान से, दो मेन फेज हैं सेल साइकिल में। सबसे पहले एम फेज। एम फेज में सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। सेल क्या करता है, एक्चुअली डिवाइड करता है, इसको हम एम फेज कहते हैं। इसका एक और नाम माइटोसिस है। एक और नाम क्या है, माइटोसिस है। अब जब सेल डिवाइड करता है, आप समझो, एक सेल को डिवाइड करके जब आप दो सेल बना रहे हो, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म। तो पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, फिर होती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। तो ये दो चेंजेस होते हैं, और ये सिर्फ 5% ऑफ टोटल टाइम लेता है। मतलब टोटल सेल साइकिल का सिर्फ 5% टाइम कौन लेता है, एम फेज लेता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि सेल साइकिल को मुझे दो फेज में डिवाइड करना है, एक वो फेज है जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करता है, जैसे मान लो ये वाला, मैं कह रहा हूं ये वाला फेज जो है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला, इसमें सेल एक्चुअली डिवाइड किया है। बाकी का बचा हुआ टाइम उसको इंटरफेज कहते हैं। इंटर का मतलब समझ लो, इंटर मतलब बीच में, फेज मतलब दो के बीच का फेज। तो ये क्या है बेटा, ये गैप है किसके बीच का, गैप बिटवीन टू एम फेज। दो एम फेज के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज का मतलब होता है जैसे एक बार सेल डिवाइड करके उसने दो सेल बनाए, अब दोबारा से वो ग्रो करे, डीएनए डबल करे और फिर डिवाइड करे। तो डिवीजन से, दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच का जो गैप है, दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच का जो गैप है, सक्सेसिव डिवीजन के बीच के गैप को मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, एम फेज बोलता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच के गैप को मैं क्या बोलता हूं, एम फेज बोलता हूं। क्या बोलता हूं, एम फेज बोलता हूं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको हम कहते, सॉरी, इंटरफेज कहते हैं। अभी तो इंटरफेज में क्या, इंटरफेज में भी हम, इंटरफेज जो है वो कितना टाइम लेता है, इंटरफेज लेता है लगभग 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, किसी भी सेल साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है डिवीजन का, लेकिन किसी भी सेल साइकिल में इंटरफेज का मतलब होता है इसमें तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि सबसे जरूरी है सेल का डिवाइड करना, तो इंटरफेज में यहां क्या हो रहा होगा, इंटरफेज में प्रिपरेशन हो रही है। किसके लिए प्रिपरेशन हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है किसके लिए, फॉर सेल डिवीजन। अब इंटरफेज में खुद से मेरे पास बेटा तीन फेज होते हैं, एक हम लिखते हैं G1, S और G2। तो जो ये इंटरफेज है इसको भी मैं तीन फेज में डिवाइड करता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे यार सेल साइकिल के कितने फेज हैं, पहले तो दो है, एम और इंटरफेज। इंटरफेज को भी मैं तीन फेज में डिवाइड कर रहा हूं। अब आप सवाल पूछोगे सर ऐसे तो कितने भी फेज बना दो, बना सकते हैं, क्योंकि चेंजेस को फेजेस का नाम दिया है। तो जो चीज G1 में हो रही होगी वो S में नहीं हो रही होगी, जो G2 में हो रही होगी वो G1 में नहीं हो रही होगी। तो G1, S और G2, इन तीनों को मिलाकर मैं इंटरफेज बोलता हूं। इन तीनों को मिलाकर मैं क्या बोलता हूं, इंटरफेज बोलता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी सोचो। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरफेस की। मेरी तरफ देखो, ये मैंने एक सेल साइकिल बना दी है। एम फेज का मतलब है मेरे पास ये दो सेल बन गए डिवाइड करके किसी एक सेल से। देखो ये एक सेल है, इसके डिवीजन से ये दो सेल बन गए। अब ये सेल दोबारा डिवाइड करें, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक दोबारा डिवाइड, इसको इंटरफेस कह रहे हैं। तो इसमें ये G1 है, S और G2, ये तीन फेज हैं। तो इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। प्रिपेयर करता है किसके लिए, डिवीजन के लिए, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। सही है सर? इसमें टाइम कितना लगता है, 95% टाइम इसका टोटल सेल साइकिल का लगता है। अब हमारे पास थ्री फेज हैं इंटरफेज में, कौन कौन से हैं? सबसे पहला G1 है, देखो ये रहा। अगर आप ध्यान से देखो, G1 क्या है, M और S के बीच का गैप है।
तो जीवन क्या है? गैप किसके बीच का है? बिटवीन M एंड S। M और S के बीच के गैप को जीवन कह रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं, इसका नाम भी गैप 1 होता है। अब सुनना ध्यान से, ऐसे ही फिर मेरे पास S आ जाता है। S का नाम क्या है? सिंथेटिक। क्या बना रहे हो? सिंथेटिक में क्या बना रहे हो? डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हो। डबल कैसे कर रहे हो? डीएनए बनाकर डबल कर रहे हो। और उसके बाद आता है G2। G2 किसके बीच का गैप है? गैप बिटवीन S एंड M। क्या मैं यहां M और S लिख सकता हूं? नहीं। देखो, सेल साइकिल में दिशा है, डायरेक्शन है ऐसे, तो M और S के बीच का गैप G1 है, S और M के बीच का गैप G2 है। सर ये गैप कैसे? मैं आपको समझाता हूं गैप कैसे है। क्या हुआ, मान लो आज सुबह 10 बजे सेल डिवाइड किया है, डिवाइड करके उसने 2 सेल बना दिए, शाम 4 बजे तक उसने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करी, तो जब 2 सेल बन गए और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम था, अब उसमें सेल क्या कर रहा है वो एक अलग चीज है, पर उस टाइम गैप को मैं जीवन कह रहा हूं। ऐसे ही उसने डीएनए डबल कर लिया, मान लो शाम 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक डीएनए डबल कर लिया, ठीक है। अब वो रात 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक उसने एम फेज में एंटर ही नहीं किया, तो वो जो गैप है वो G2 हो गया। तो गैप जो होता है ना बेटा, गैप जो होता है वो गैप क्या है, इसको कह रहे हैं G1 इज पहला गैप, G2 इज सेकंड गैप। G1 और G2 ये 2 गैप है, किसके बीच के? M और S के। M और S में G1 है, S और M में G2 है। अब G2 में और G1 में क्या फर्क है बताता हूं। ये पोस्ट माइटोटिक है। पोस्ट माइटोटिक मतलब यहां माइटोसिस हो गई है। ये क्या है बेटा? ये पोस्ट सिंथेटिक है या प्री माइटोटिक है, मतलब ये माइटोसिस के बाद है, ये माइटोसिस से पहले वाला गैप है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, हम क्या पढ़ेंगे? हम 3 चीजें पढ़ेंगे, मेरी बात सुनना। हम 3 चीजें पढ़ेंगे इनमें, इन फेजेस में। पहला पढ़ेंगे टाइम। देखो समझो, अब आपने ये पढ़ लिया कि यार इंटरफेज जो है ना उसमें 3 फेजेस हैं, G1, S और G2। अब इन तीनों फेज में हमें पढ़ना क्या है? G1 में क्या चेंजेस होते हैं, S में क्या होते हैं, G2 में क्या होते हैं। G1 में कितना टाइम लगेगा, S में कितना लगेगा, G2 में कितना लगेगा, और डीएनए में क्या बदलाव हो रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें S फेज में डीएनए डबल कर रहे हैं, तो डीएनए में क्या बदलाव हो रहा है। तो हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम कितना लगा हर एक फेज में, फिर हम पढ़ेंगे चेंजेस कौन से हैं, फिर हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या। तो आपको यह समझना पड़ेगा, ईस्ट का सेल 90 मिनट की सेल साइकिल होती है, उसमें सेल साइकिल होती है, जिसमें से 5% किसका है बेटा? एम फेज का टाइम है, और 95% टाइम किसका? इंटरफेस का। अब आप आइडिया लगा लो, क्या हमारे पास 90 मिनट में से कितने टाइम का एम फेज होगा? लगभग 4 मिनट के आसपास का। ये लगा सकते हैं बिल्कुल। ह्यूमन सेल जो है 24 घंटे में डिवाइड करता है कल्चर में। कल्चर मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में। तो आर्टिफिशियल मीडियम में ह्यूमन का जो सेल है 24 घंटे में डिवाइड करता है। कितने टाइम में डिवाइड करता है? 24 घंटे में डिवाइड करता है। अब सवाल ये है, ये कल्चर कैसा है? जैसे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम, उसे कहते हैं इन विट्रो, टेस्ट ट्यूब या किसी में ह्यूमन सेल को ग्रो कर रहे हैं, तो हर 24 घंटे में वो डिवाइड कर रहा है। अगर मैं 24 घंटे को एक स्टैंडर्ड मान लूं कि ठीक है 24 घंटे में डिवाइड कर रहा है, तो उस 24 घंटे में से एम फेज कितने का होगा? 1 घंटे का। जीवन कितना होगा? 8 से 12 घंटे के आसपास का होता है। ये कितना होगा? 6 से 8 घंटे का। और G2 कितना होगा बेटा? G2 होगा लगभग 4 घंटे का। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा टाइम G1 में लगता है, फिर लगता है S में, फिर लगता है G2 में, और फिर लगता है M में। M सबसे छोटा होता है। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं 95% टाइम लग गया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या हमारी बॉडी के सारे सेल सेम टाइम में डिवाइड करते हैं? नहीं। स्किन सेल, हेयर सेल अलग अलग टाइम पे डिवाइड करेगा। इसका मतलब यह हो गया, 2 सेल ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, टाइम डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? टाइम डिफरेंट है। उसके अलावा 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और ह्यूमन, वो भी अलग अलग टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं। तो जो टाइम है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर। एक ही ऑर्गेनिज्म के 2 सेल का भी टाइम क्या होगा? अलग अलग होगा। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइम कितना लगेगा। यहां से हमने क्या सीखा? 3-4 बातें हैं। ईस्ट को 90 मिनट लगते हैं, ह्यूमन सेल जो है उसको 24 घंटे लग रहे हैं। कल्चर में, कल्चर मतलब आर्टिफिशियल मीडियम, ये मैं नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें सबसे कम टाइम किसको लगता है? एम फेज को। सबसे ज्यादा टाइम लगता है G1 फेज को। G1 फेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, इसलिए सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? G1 फेज लेता है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। दूसरा पॉइंट हमें बात करना है चेंजेस। अब G1 में क्या क्या होगा? देखो,
अब हम बात कर रहे हैं चेंजेस। तो जीवन फेज में क्या होगा? आप देखो जीवन फेज कहां है, ये रहा, ये देखो, ये मेरे पास जीवन फेज है, ये रहा। तो जीवन को किसके बीच का गैप बोलेंगे? गैप बिटवीन एम और एस। एम और एस के बीच का गैप जीवन है, ठीक है सर। इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलेंगे। देखो चेंजेस कौन कौन से होते हैं। ये सेल है मेरे पास, अब ये जीवन फेज में है, तो यहां इसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, तो ग्रोथ होती है। सबसे पहला चेंज क्या होगा बेटा? सबसे पहला चेंज हमारे पास क्या होगा? जीवन में ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ में क्या होता है बेटा? ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए मुझे क्या चाहिए? एंजाइम रिक्वायर होते हैं। एंजाइम्स क्या होती है? प्रोटीन। तो ग्रोथ के लिए मुझे प्रोटीन रिक्वायर है। तो जब भी आप ग्रोथ कराओगे तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपको करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन G2 में होती है, जीवन में भी होती है, क्योंकि बिना एंजाइम के ग्रोथ नहीं होगी। तो जीवन फेज ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सेल की ग्रोथ होती है। सबसे ज्यादा सेल की ग्रोथ किस फेज में होती है? जीवन फेज में। क्या यहां तक समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। देखो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल को यहां डीएनए डबल करना है, एस फेज में डीएनए को डबल करना है। पॉइंट ये है कि डीएनए को डबल करने से पहले उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है ठीक कर लो। मान लो मुझे किसी की फोटोकॉपी बनानी है, फोटोकॉपी बनाने से पहले अगर वो कॉपी खुद ही ठीक नहीं है तो फोटोकॉपी गलत बनेगी। तो डीएनए डैमेज रिपेयर किस में होता है? जीवन में होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई भी डीएनए डैमेज रिपेयर किस में होगा? जीवन में। और आपको समझना पड़ेगा कि एंड ऑफ जीवन में, एंड ऑफ जीवन में सेल डिसाइड करता है, एंड में ले लो या इन जीवन में, जीवन में सेल डिसाइड करता है कि उसे आगे क्या करना है। जैसे मान लो ये सेल है, इसका जीवन फेज लगभग कंप्लीट हो गया, ये अभी जीवन में है, अब वो अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। फ्यूचर कैसे डिसाइड करता है? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या सारे सेल लगातार डिवाइड करते हैं? नहीं करते। हमारी बॉडी के भी सारे सेल डिवाइड नहीं करते। ये सेल साइकिल एक गोल बनी हुई है। कब डिसाइड होगा कि मुझे क्या करना है? तो जीवन फेज में ही सेल डिसाइड करता है उसे क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि वो डिसाइड कर ले कि वो डिवाइड करना है, कंटिन्यू टू डिवाइड। अगर उसको डिवाइड करना है तो वो किस में एंटर करेगा? एंटर करेगा एस में। आप हमेशा याद रखो कि एक बार सेल एस फेज में एंटर कर गया मतलब उसने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब हम आते हैं किसमें? अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि सेल बिकम परमानेंट। परमानेंट क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं सेल बिकम परमानेंट, परमानेंट क्या होता है? परमानेंट का मतलब है कि सेल डिवाइड नहीं करेगा, पहला पॉइंट। उसका साइज और शेप फिक्स हो जाएगी। जैसे मान लो आपके स्किन सेल, हेयर सेल, न्यूरॉन की इनकी शेप डिफरेंट है, तो सेल बिकम परमानेंट का मतलब है वो डिवाइड नहीं करेगा, उसकी शेप फिक्स हो जाएगी। क्या फिक्स हो जाएगी? शेप फिक्स हो जाएगी। तो सेल क्या हो गया बेटा? सेल हो गया परमानेंट, उसका शेप एंड साइज क्या हो गया? फिक्स हो गया। शेप और साइज क्या हो गया? फिक्स हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? तीसरा ऑप्शन है कि वो एक ऐसे फेज में एंटर कर जाए जिसे हम कहते हैं जी नॉट फेज। जी नॉट फेज क्या होता है? सेल ग्रो नहीं करता, सेल नॉट प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट का मतलब होता है सेल ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, पर सेल ना एंटर करता है एस फेज में, नॉट एंटर इनटू एस फेज, ठीक है। ना वो ग्रो कर रहा है, ना वो परमानेंट हो रहा है, वो एग्जिट कर देता है जीवन फेज को। और वो कहां एंटर करता है? एंटर करता है जी नॉट फेज में। ये जी नॉट फेज क्या होता है? इसको कहते हैं क्विसेंट फेज। क्विसेंट का मतलब क्या हुआ? मान लो ये सेल है, मान लो ये सेल है, ना ये एस फेज में जा रहा है, ना ये ग्रो कर रहा है, चुपचाप बैठ गया। इसने कहा मैं ना ग्रो करूंगा, ना डिवाइड करूंगा, ना परमानेंट होऊंगा, तो चुपचाप बैठ गया। इसीलिए हम कह रहे हैं क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब शांत। तो क्या सेल लिविंग है? हाँ, सेल लिविंग है। अगर कोई चीज लिविंग है तो उसके एंजाइम काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो सेल लिविंग है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ऐसा कहां होता है बेटा? कई बार क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स के बीच में कुछ सेल्स चुपचाप बैठ जाते हैं, जरूरत पड़ने पर वो दोबारा डिवाइड कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि जब उसको दोबारा डिवाइड करना होगा वो वापसी जीवन फेज में आ सकता है। तो आप समझो जीवन फेज से तीन ऑप्शन है। पहला एस फेज में एंटर करना, दूसरा सेल का परमानेंट हो जाना, जो परमानेंट हो गया वो सेल साइकिल से बाहर ही है एक तरीके से, और तीसरा है वो सेल साइकिल को एग्जिट करके
एक ऐसे फेज में आ जाए जहां पर वो डिवाइड भी नहीं कर रहा, ग्रो भी नहीं कर रहा, वो वापसी से क्या कर सकता है बेटा, वापसी से वो क्या कर सकता है, जीवन में आ सकता है पूछे जाने पे, पूछे मतलब कहे जाने पे। अब आते हैं हम एस फेज में, देखना ध्यान से। अब सुनो, अब हमने पहला ऑप्शन ले लिया, हमने कहा कि ठीक है सेल ने डिसाइड कर लिया कि अब वो डिवाइड करेगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, एक सेल जो डिवाइड करके बना है पहले उसकी ग्रोथ होती है, वो जीवन फेज में होती है। जीवन फेज के बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे डिवाइड करना है कि नहीं। अब उसने डिसाइड कर लिया डिवाइड करना है कि नहीं, तो वो किस फेज में एंटर करेगा, एस फेज में। एस फेज को सिंथेटिक फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास सेल के अंदर ये डीएनए है, ये डीएनए ऐसे खुल जाता है और इस पर मेरे पास फिर नया डीएनए ऐसे बन जाता है। तो डीएनए डबल हमारे पास किस में होता है, इसमें एस फेज में। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी। अब डीएनए रेप्लिकेशन होने की वजह से जो डीएनए है अमाउंट, उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होगा, अमाउंट डबल हो जाएगा किसका, डीएनए का। अगर मैं मान लूं कि यहां पर जो डीएनए जीवन फेज में है उसका अमाउंट, मान लेते हैं वो डीएनए ये है, इसका अमाउंट अगर मैं कंसीडर कर लूं 2C, जैसे आप केमिस्ट्री में करते हो 1 मोल मान लेते हो। अगर मैं कहता हूं कि जीवन फेज में जो सेल है उसका अमाउंट अगर 2C है, उसका अमाउंट अगर 2C है, आप समझो उसका अमाउंट अगर 2C है, तो अगर एस फेज में वो अमाउंट बढ़ेगा तो G2 फेज में कितना हो जाएगा, एस फेज के लास्ट में कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। तो अमाउंट 2C से चेंज होकर 4C हो जाता है। ये 2C किसका है, डिप्लॉयड सेल का। तो किसी भी डिप्लॉयड सेल में, किसी भी डिप्लॉयड सेल में हमने अमाउंट G1 फेज में कितना मान लिया, 2C, तो वो 4C हो जाएगा किसमें जाकर, G2 में। अमाउंट डबल हो जाता है। साइटोप्लाज्म में चेंज किसमें होता है, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में हमारे पास क्या होगा बेटा, एनिमल सेल में हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये 2 होते हैं तो सेंट्रोजोम कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। सेंट्रियोल हमारे पास डबल हो जाता है और ये क्या होगा, सेंट्रियोल डबल होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। किसमें होगा, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में। ये स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस में क्या चेंज होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा। उसके अलावा हमारे पास एक प्रोटीन है हिस्टोन, हिस्टोन की सिंथेसिस भी। हिस्टोन क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाता हूं। देखो आपको समझना पड़ेगा कि जो डीएनए हम लोग एस फेज में डबल कर रहे हैं वो एक प्रोटीन पर लपेटा रहता है पहले से ही, तो हम खोल के उसको डबल कर देते हैं। लेकिन जब डबल हो गया दोबारा से प्रोटीन पे लपेटेंगे। जब डीएनए डबल हुआ है तो मुझे वो प्रोटीन भी डबल करनी पड़ेगी जिस पर डीएनए को लपेटा हुआ है। तो हमारे पास हिस्टोन नाम की प्रोटीन की क्या हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगी। हिस्टोन नाम की प्रोटीन की क्या हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हिस्टोन नाम की प्रोटीन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बनने लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इस बात को समझ रहे हैं बेटा, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इसको सिंथेटिक फेज कह रहे हैं। इसमें न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है, इसमें चेंज इन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है बेटा? तो सेंट्रियोल हमारे पास ये डबल हो गया, देख लो, डबल इन साइटोप्लाज्म। चेंज किस में हुआ है हमारे पास, साइटोप्लाज्म में चेंज हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? सोचो खुद से, सोचो। अच्छा मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ये देखो मेरे पास ये कम कंडेंस डीएनए को यूक्रोमेटिन कहते हैं, ज्यादा कंडेंस को हेट्रो कहते हैं। अब आप सोचो ध्यान से, यूक्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। किसको डबल करना आसान है, हेट्रो को, इसको? तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पर आपको पता होना चाहिए कि यूक्रोमेटिन पहले डबल होगा, यूक्रोमेटिन डबल फर्स्ट, देन हेट्रोक्रोमेटिन, देन हेट्रोक्रोमेटिन। सेंट्रियोल कहां डबल होता है, साइटोप्लाज्म में। किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। ये चेंजेस किस में हो रहे, एस फेज में। हमेशा याद रखो एस फेज स्टार्ट तब होता है जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जब तक सारा का सारा डीएनए की कॉपी नहीं बन जाती एस फेज कंप्लीट नहीं होता। एस फेज कंप्लीट हो जाता है जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं हम G2 फेज में। अब देखो क्या हुआ है, G1 फेज में ठीक ठाक ग्रोथ हो गई है। एस फेज में ये जो 2C डीएनए था ये 4C हो गया। G2 फेज के बाद M फेज में सेल डिवाइड करेगा।
तो G2 इज गैप बिटवीन किसके बीच का, S फेज और M के बीच का। इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज या प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। यस और नो? यस। अब इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा इसमें कुछ ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये डबल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड इनको डबल करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स को क्या करते हैं बेटा, डबल कर लेते हैं, इनको डबल करते हैं। उसके अलावा इसमें और क्या होता है, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कौन सी प्रोटीन? इसी की बात एनसीईआरटी करती है। कौन सी प्रोटीन बनाते हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, उनका नाम ट्यूबुलिन है। तो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर बनाएगी उसको डबल करना है बेटा, उसको डबल करना, सॉरी उसकी सिंथेसिस करनी, डबल क्यों करना, उसकी सिंथेसिस करनी है। उसकी सिंथेसिस क्यों करनी है? क्योंकि एम फेज में मुझे वो चाहिए। एम फेज में क्योंकि न्यूक्लियोलस नहीं होता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे G1 S G2 में से सबसे ज्यादा ग्रोथ G1 में होती है, S और G2 में भी होती है पर सबसे ज्यादा G1 में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस तीनों में चलती है, एम फेज में लगभग ना के बराबर। तो एम फेज में जो भी प्रोटीन चाहिए वो किसमें बनेगी, G2 फेज में। सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन चाहिए? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन के, वो प्रोटीन। दूसरी चीज, एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या होता है बेटा? चेक पॉइंट क्या होता है? आपको मैंने पहले ही बोला है कि सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। कोऑर्डिनेशन कैसा है कि कौन सा फेज कब होगा ये डिसाइडेड है, और अगले फेज में तब तक नहीं जाएंगे जब तक पिछला फेज कंप्लीट ना हो जाए। तो चेक पॉइंट क्या होता है कि G1 से S पे यहां पर चेकिंग होती है कि भाई सब कुछ हो गया तभी S में जाओ, और यहां पर मेन चेकिंग होती है कि डीएनए डैमेज है कि नहीं है, डीएनए डैमेज और नॉट, ये वाली चेकिंग होती है। अब क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, कंप्लीट होके ऑटोमेटिकली S से G2 में। तो S से G2 में कोई चेक पॉइंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली G2 में आ जाता है। अब जो G2 है, ध्यान सुनेंगे, G2 से M में एक चेक पॉइंट है। अब वो चेक पॉइंट क्या है, सुनो। एम फेज तब तक मत स्टार्ट करो जब तक कुछ ऑर्गेनल डबल ना हो गई हो और ये प्रोटीन ना बन गई हो जो चाहिए मुझे एम फेज के लिए। और एक चेक पॉइंट बेटा यहां होता है एम फेज में। एम फेज में तीसरा चेक पॉइंट होता है जो मेटा फेज और एना फेज के बीच में होता है। तो चेक पॉइंट क्या होता है, हम अगले फेज में नहीं जाएंगे जब तक पुरानी वाली चीजें कंप्लीट ना हो जाए। पहला चेक पॉइंट G1 और S में होता है, दूसरा चेक पॉइंट G2 और M में होता है। इस वाले में चेक पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो जैसे ही डीएनए डबल हुआ ऑटोमेटिकली G2 में आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास चेक पॉइंट का। अब यहां से हम कहां वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे बेटा, कि तीसरी चीज जो हमें पढ़नी होती है वो है अमाउंट एंड क्रोमोसोम नंबर। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ये बोला था कि G1 फेज में, सुनना ध्यान से, G1 फेज में मेरे पास जितना भी डीएनए उसको हम 2C कह देते हैं। G2 फेज में ये डीएनए डबल हो गया तो क्या बोल दिया, 4C। यहां तक समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई कहे कि G1 फेज में कितना डीएनए, 2C, S फेज में 2C से बदल के 4C हो रहा है, G2 फेज में 4C है, और M फेज में 4C डिवाइड करके 2C के 2 सेल बना रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले M फेज में क्या होगा, M फेज के लास्ट में 2C आ जाएगा, और M फेज का लास्ट ही तो G1 की स्टार्टिंग है। बिल्कुल ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं अमाउंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। मान लो मैंने ये क्रोमोसोम बना दिए ऐसे, कितने बना दिए? मैंने कहा है कि ये जो 2C डीएनए, सुनना ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने आपसे कहा कि ये जो 2C डीएनए है इससे अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं, पहली बात तो क्या है, G1 S और G2 में क्रोमोसोम नहीं दिखते, क्रोमैटिन दिखता है। रिपीट करता हूं, G1 S G2 में क्रोमोसोम नहीं दिखते, क्रोमैटिन दिखता है। अगर मैंने G1 फेज के क्रोमोसोम को, मतलब क्रोमैटिन को क्रोमोसोम बनाया तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप समझो, कुछ इस तरीके का दिखेगा। मान लो मेरे पास 6 क्रोमोसोम आ गए, आपको दिख रहा है? अब देखो कितने क्रोमोसोम है सर, 6। अगर ये ह्यूमन का सेल होता तो कितने होते, 46। तो हमने कितने क्रोमोसोम बना दिए, 6 बना दिए। अब यहां पर G2 फेज में कितना अमाउंट है, 4C। अब यहां पर देखो क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, यहां पर क्रोमोसोम आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे, कि इस तरीके के क्रोमोसोम दिखेंगे। देखो
आपको फर्क दिख जाएगा, आराम से फर्क दिख जाएगा बेटा आपको। देखो अभी भी कितने हैं, नंबर चेंज नहीं हुआ, क्रोमोसोम नंबर कितने मान लो, यहां पर 1 2 3 4 5 6। फर्क क्या है, जो जीवन में क्रोमोसोम है वो सिंगल वाला है। मतलब क्या हुआ, जीवन में इसको क्रोमोसोम कह रहे हैं, और G2 में ये जो डीएनए डबल हुआ है वो एक क्रोमेटिड की फॉर्म में आ गया। तो अब इस पूरे को क्रोमोसोम कह रहे हैं। ये क्रोमोसोम जीवन का है, ये वाला जो क्रोमोसोम है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, जीवन G2 में क्रोमोसोम दिखते नहीं है, क्रोमोसोम सिर्फ एम फेज में दिखते हैं। अगर जीवन में में देखूं तो मुझे धागा दिखेगा क्रोमैटिन, जिसका अमाउंट 2C होता है। अगर मैं इसका क्रोमोसोम बनाऊं तो ऐसे दिखेंगे। ह्यूमन का सेल होता तो 46 ड्रॉ करता। जीवन में क्रोमोसोम का मतलब ये है, ये है, सही है। तो यहां पर क्रोमोसोम क्रोमैटिड एक ही बात है, लेकिन यहां पर ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, एक ये और एक ये। तो यहां क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड है। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, ये मान लो ए जीन है तो यहां भी ए जीन होगी। इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, जो एक दूसरे की कॉपी होते हैं, ये और ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर जीवन में 2n है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज हो रहे। यहां भी 6 क्रोमोसोम है देखो, और यहां भी 6 क्रोमोसोम है। चेंज क्या हो रहा है, क्रोमैटिड। अगर यहां क्रोमैटिड मान लो 6 हैं, इसको छोड़ते हैं, तो यहां 12 है क्रोमैटिड। समझो ध्यान से। और वो 12 क्रोमैटिड अलग होके 2 सेल में 6 और 6 चले जाएंगे। आप समझो, मतलब ये दोनों देखो, ये दोनों माइटोसिस में अलग हो जाते हैं, ये दोनों, ये और ये अलग हो जाते हैं, ये और ये अलग हो जाते हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा जीवन G2 में क्रोमैटिन दिखता है, क्रोमोसोम नहीं दिखते। अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। ठीक है सर, G2 में क्रोमोसोम ऐसा बनेगा, ऐसा वाला, जिसमें हर क्रोमोसोम पे 2 धागे हैं, 2 क्रोमैटिड है। क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 और G2 में बिल्कुल चेंज नहीं होते। ये क्लियर है, यह वाला ठीक है बात। और हमारे पास क्या चेंज होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज होता है। मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास इन अ गैमेट इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 10। मान लो एक गैमेट है, उसमें टोटल क्रोमोसोम 10 है। तो सबसे पहले ये समझो गैमेट हैप्लॉइड होता है, तो N10 दे रखा है, तो डिप्लॉइड में कितने होंगे, 20 क्रोमोसोम होंगे। तो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2। तो G2 में अमाउंट कितना होता है, 4C। जीवन में कितना होता है, 2C होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम G2 में चेंज होंगे नहीं, ये जो 20 क्रोमोसोम है ये जीवन के ही तो होंगे। यस देखो, क्योंकि नॉर्मल सेल के हैं, ये हैप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड है। तो कितने क्रोमोसोम होंगे G2 में, नंबर चेंज नहीं होगा, 20 ही रहेंगे। अगर जीवन में 20 है तो G2 में भी कितने रहेंगे, 20। लेकिन जीवन में अमाउंट क्या होगा, 2C से क्या हो जाएगा, 4C। तो आंसर क्या आएगा, 4C और क्रोमोसोम नंबर 20। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं बेटा, एक और टॉपिक है हमारे पास जो एम फेज से पहले आपको समझना है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एम फेज पढ़ने जा रहे हैं। एम फेज का क्या मतलब होता है, एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस। माइटोसिस मतलब एम फेज, जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो माइटोसिस है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होती है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा कि मान लो मेरे पास कोई हैप्लॉइड सेल है, जैसे मान लो ये हैप्लॉइड सेल है, इस हैप्लॉइड है, तो इसकी माइटोसिस करके जो 2 सेल बनेंगे दोनों हैप्लॉइड है। अगर मेरे पास कोई डिप्लॉइड सेल है, इसकी माइटोसिस करके दोनों सेल मेरे पास डिप्लॉइड बनेंगे। अब आपको ये समझना है एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास मान लो कोई ह्यूमन है, तो ह्यूमन के सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब उसके नॉर्मल सेल को हम सोमैटिक सेल कहते हैं। तो सोमैटिक सेल मेरे पास डिप्लॉइड है, ठीक है। और उनमें क्या होता है बेटा, जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स हमारे पास हैप्लॉइड बनते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम है, और वो बनते हैं मियोसिस से। कैसे बनते हैं, मियोसिस से। तो आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि जो मियोसिस से गैमेट बना वो डिवाइड नहीं करता। समझो इस बात को। तो एनसीईआरटी लिखती है कि एनिमल्स में डिप्लॉइड की माइटोसिस होती है। एनिमल्स में क्या होता है, डिप्लॉइड की माइटोसिस होती है। डिप्लॉइड क्या शो करता है, माइटोसिस।
हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती, क्योंकि हैप्लॉइड जो गैमेट होता है वो मियोसिस से बनता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। एनिमल्स में डिप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती, हैप्लॉइड जो बनता है वो कैसे बनता है, मियोसिस से। उसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या, मैं बताता हूं आपको। क्वीन होती है हमारे पास हनी बी में। हनी बी में 3 मेंबर होते हैं, 2 डिप्लॉइड होते हैं, एक क्वीन और एक वर्कर। एक हैप्लॉइड होता है जिसे ड्रोन कहते हैं। तो आपको यह समझना है कि जैसे एग सेल है, एग कैसा है, हैप्लॉइड है। क्वीन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32। तो एग में कितने हो गए, 16। तो एग क्या है, एक गैमेट है। इसकी माइटोसिस से ड्रोन बनता है। ड्रोन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और वो माइटोसिस से ही गैमेट बनाता है। वो गैमेट कैसे बनाता है, माइटोसिस से। तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती, लेकिन हनी बी में जो ड्रोन है वो गैमेट माइटोसिस से बनाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में क्या होता है, एक हैप्लॉइड स्टेज होती है जिसको गैमेटोफाइट कहते हैं, उसकी माइटोसिस से गैमेट बनाते हैं। जाइगोट डिप्लॉइड है, उसकी माइटोसिस से क्या करते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो प्लांट के केस में हैप्लॉइड की भी माइटोसिस होती है और डिप्लॉइड की भी माइटोसिस होती है, प्लांट के केस में। एनिमल्स के केस में हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती। एक्सेप्शन में क्या है, ड्रोन, हनी बी, जिसमें होती है। क्लियर है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस, जिसे एम फेज कह रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपसे क्या बताऊंगा, जैसे चैप्टर क्या है बेटा, चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट था सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेजेस पढ़ने थे, टाइम पढ़ना था, चेंज पढ़ना था। वहां पे जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है, अमाउंट ऑफ डीएनए, 2C से 4C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। बस ये याद रखना कि G2 फेज में हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से हम आगे जाएंगे और हम बात करने वाले हैं किसकी, एम फेज की। एम फेज का एक और नाम है माइटोसिस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, हम लोग किसकी सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में सबसे मेन डिवीजन माइटोसिस होती है। सबसे ज्यादा मेन डिवीजन कौन सी होती है, माइटोसिस होती है। अब माइटोसिस को ही एम फेज कहते हैं। आप समझो, माइटोसिस को भी एम फेज कहते हैं। अब मैं इसके फीचर की बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। जैसे हमने बोला कि सेल साइकिल एक लगातार प्रोसेस है, हमने चेंजेस को फेजेस बना दिया है। ऐसे ही क्या है, माइटोसिस मतलब एक सेल डिवीजन जो लगातार चलती है। हमने क्या किया है, कोई क्लियर लाइंस नहीं है, लेकिन हमने पहले उसको डिवाइड किया 2 फेज में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो आपको यह समझना है कि माइटोसिस एक लगातार प्रोसेस है, क्लियर कट लाइंस नहीं बनाई जा सकती किसी भी फेजेस में। चेंजेस को फेजेस का नाम हमने दिया है। अब माइटोसिस जो है उसी को हम एम फेज कह रहे हैं। इसमें क्या होता है बेटा, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे मान लो ये सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है 4C, क्योंकि ये G2 फेज का है। अब क्या होगा, मुझे न्यूक्लियस भी डिवाइड करना और सेल भी डिवाइड करना। आपको समझ में आ रहा है, मुझे न्यूक्लियस भी डिवाइड करना और सेल भी डिवाइड करना है। तो कहीं ना कहीं मेजर रीऑर्गेनाइजेशन किसकी हो रही है, साइटोप्लाज्म की हो रही है। मतलब जो भी साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल है उनको दोनों सेल में बांटना है। उसके अलावा न्यूक्लियस की हो रही है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होगी। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर क्रोमोसोम मान लेते हैं 20 है, अमाउंट 2C था, यहां पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C G2 में, पर क्रोमोसोम नंबर अभी भी 20 है। अब क्या होगा, जो 2 सेल बनेंगे एम फेज में, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने आएंगे, 20 आएंगे। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जिसमें पेरेंट और डॉटर सेल, पेरेंट सेल मतलब जो डिवाइड करेगा, पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम है। अगर क्वेश्चन आ जाए असर्शन रीजन में, इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम है। क्रोमोसोम नंबर सेम है बेटा, क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है। क्लियर है। अब ये क्या है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में हो सकता है। मैंने आपको बताया ह्यूमंस में, एनिमल्स में हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती, एक्सेप्शन है बस, डिप्लॉइड की माइटोसिस होती है। प्लांट्स के केस में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस होती है। यस। अब हम बात कर रहे हैं एम फेज के क्या सब डिवाइड करके फेजेस बनते हैं। सबसे पहले बनता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है पहले मैं न्यूक्लियस डिवाइड करूंगा। न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या डबल किया था, डीएनए। कितना डीएनए था, 4C। उसको मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले है प्रोफेज,
फिर मेरे पास है मेटाफेज, फिर मेरे पास है एनाफेज, फिर मेरे पास है टीलोफेज। तो ये 4 फेज हैं किसके? कैरियोकाइनेसिस के। अगर मैं आपसे पूछूं एम फेज का सबसे पहला फेज क्या है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला प्रोफेज है, तो एम फेज का पहला फेज ही प्रोफेज हो गया। आपको समझ में आ रही है? अगर टाइम के हिसाब से देखें, सबसे कम टाइम एनाफेज में लगता है और सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेज में लगता है। मतलब प्रोफेज सबसे ज्यादा टाइम लेता है, एनाफेज सबसे छोटा होता है। याद रह जाएगी ये बात। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल साइकिल में सबसे छोटा क्या? एम फेज। एम फेज में भी सबसे छोटा क्या है? एनाफेज। ये बात याद रहेगी। तो पूरी सेल साइकिल में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? एनाफेज होगा। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज। प्रोफेज पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए अभी क्या करंट सिचुएशन है। मेरे पास एक सेल बना हुआ है, उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमेटिन है जो 4C है, उसी में न्यूक्लियोलस है, और मेरे पास सेंट्रोसोम जो मैंने डबल किया एस फेज में, वो चीज है। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि मेरे पास ये क्रोमेटिन है। अब ये क्रोमेटिन कितना है? 4C, जो कब डबल हुआ था? कब डबल हुआ था? ये G2 में डबल हुआ था। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलस। अब ये वो सेंट्रोसोम है जो डबल हुए थे, ये वो सेंट्रोसोम है बेटा जो हमारे पास डबल हुए थे। देखो, ये वो सेंट्रोसोम है जो हमारे पास डबल हुए थे। किसमें? एस फेज में ये डबल हुए थे। एस फेज में क्या हुए थे? डबल हुए थे। ये इससे स्टार्टिंग। अब देखो क्या होगा, मेरी बात सुनना। सबसे पहले ये क्रोमेटिन अभी भी आपस में उलझा हुआ है, तो ये थोड़ा सा सुलझेगा। ये डबल कब हुआ था? एस फेज में, है ना? G2 में 4C था, ये सुलझेगा। फिर ये कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको यह समझना है कि मेरे पास G2 फेज में जो डीएनए है वो कितना है? 4C है, पर वो आपस में इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड मतलब आपस में उलझा हुआ है। सबसे पहले वो अनटेंगल्ड होगा। अनटेंगल्ड का मतलब है सुलझना। थोड़ा सा वो क्या होगा? सुलझेगा, सुलझना होगा। तो डीएनए की सबसे पहले अनटेंगलिंग होगी, सही है। उसके बाद अब ये जो डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में है, वो कंडेंस करके क्रोमोसोम विजिबल होगा। क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड के साथ? 2 क्रोमेटिड के साथ। तो 2 क्रोमेटिड के साथ क्रोमोसोम मुझे प्रोफेज में दिख जाते हैं ऐसे। उसके बाद ये जो सेंट्रोसोम थे, ये दोनों अपोजिट पोल पे आ गए, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। इनसे स्पिंडल फाइबर बनने लगेंगे और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगी। तो देखो जरा, सेंट्रोसोम कहां आ गया? अपोजिट पोल पे, और इससे मेरे पास क्या डेवलप होगा? स्पिंडल फाइबर। क्या डेवलप हो रहा है? स्पिंडल फाइबर आ रहा है। ER गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस। आपको पता है बच्चे, यहां पर ER होता है, गोल्जी बॉडी होती है और अंदर न्यूक्लियोलस था। ये सारी चीजें डिसअपीयर हो जाएंगी। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डिसअपीयर हो जाएंगी। डिसअपीयर हो गई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, उसको कह रहे हैं डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? टूट गई, उसको हम कह रहे हैं डिसइंटीग्रेट हो गई। क्या हो गई? डिसइंटीग्रेट हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा है, समझो ध्यान से। प्रोफेज में हमने पढ़ा है कि प्रोफेज सबसे पहला फेज है। प्रोफेज में सबसे पहले क्या हुआ था? जो डीएनए उलझा हुआ था वो अनटेंगल्ड होगा। फिर जो क्रोमेटिन है, डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में था, वो कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाने लगेगा। क्या क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाएंगे? समझो, जैसे मेरे पास एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, इन दोनों में क्या फर्क है? ये कम कंडेंस है, देखो थोड़ा बड़ा है, ये कम कंडेंस है, ये फुली कंडेंस है। तो कम कंडेंस वाले क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ये और ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे आ गए, इनसे स्पिंडल फाइबर बनने लगे। तो मेरे पास आप समझो, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल, एक दूसरे से 90 डिग्री पे लगे हैं, इनको हमने बोला सेंट्रोसोम। तो कितने सेंट्रोसोम है? 1 और 2। अब उस सेंट्रोसोम के चारों तरफ ये स्पिंडल फाइबर लग गए, तो इसको हमने क्या बोल दिया? एस्टर। एस्टर किसको बोलते हैं बेटा? एस्टर किसको बोलते हैं? ये देखो, ये सेंट्रोसोम, इसके चारों तरफ ये क्या लग गए बच्चे? मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल लग गए। तो इस चीज को मैंने क्या बोल दिया? एस्टर। अब एक एस्टर ये रहा, दूसरा एस्टर ये रहा। आप समझो, ये यहां देख लेते हैं।
एक एस्टर एरा, दूसरा एस्टर एरा, इससे स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, ये देख रहे हो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे स्पिंडल अपरेटस। रिपीट कर देता हूं, सेंट्रोजोम ये रहा, ये क्या है, सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम के चारों तरफ ये क्या बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। इस चीज को क्या बोल दिया, एस्टर। अब ये दो एस्टर है, ये क्या है, दो एस्टर है, इस पे ये स्पिंडल फाइबर आ गए। तो आपको समझना पड़ेगा, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में एस्टर नहीं होता, उसको कहते हैं एन एस्ट्रल। और एनिमल सेल में दो एस्टर होते हैं, एनिमल सेल में दो एस्टर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल। एम्फी एस्ट्रल, यस और नो। तो प्रोफेज का लास्ट इवेंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना। क्या पूरी तरह से टूट जाएगी, नहीं, तो याद हो जाएगा प्रोफेज का फर्स्ट इवेंट क्रोमैटिन कंडेंस, लास्ट इवेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना। सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे, स्पिंडल फाइबर आ जाएंगे, आसपास माइक्रोट्यूब्यूल, उसको बोलेंगे स्पिंडल अपरेटस। क्या क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर जुड़े, अभी तक नहीं जुड़े। क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं एनाफेज की, और ध्यान से सुनना, मेटाफेज की, सॉरी। तो मेटाफेज क्या होता है, पहले जरा ध्यान से समझो। लास्ट क्या था मुझे बताना, लास्ट क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही थी, सही है, याद करना साथ के साथ। तो मेटाफेज का सबसे पहला इवेंट क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूट गई, कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो गई, यस और नो। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से टूट जाएगी, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्रोमोसोम किस में आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, ये पहला इवेंट हो गया। दूसरा हो गया मेटाफेज का कि क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो गए। ये जो क्रोमोसोम है ये अब फुली कंडेंस हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, फुली कंडेंस क्रोमोसोम क्या स्ट्रक्चर बेस्ट दिखेगा, बेस्ट है टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। अगर मुझे मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, उसके लिए बेस्ट मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, ये चीज है। तीसरी चीज जो मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, तीसरी चीज मैं आपको यहां पर ये बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या होगा, अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये आगे बढ़ेंगे और ये क्रोमोसोम पर अटैच होने लगेंगे। कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे आर पार निकल जाते हैं और कुछ जाकर ऐसे क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं। तो देखो कैसे होते हैं, क्रोमोसोम पर, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, यस सर। सेंट्रोमियर जो होता है इस क्रोमेटिड के साथ भी है, इसके साथ भी है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। सेंट्रोमियर पर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच होता है, इस एक क्रोमोसोम पे, समझो, इस एक क्रोमोसोम पर दो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। एक पोल से, ये वाला पोल मतलब ये, यहां से एक स्पिंडल फाइबर अटैच होगा और यहां से ये। तो आपको ये देखना है कि स्पिंडल फाइबर कहां अटैच हो रहे हैं, वो अटैच हो रहे हैं किस पर, वो अटैच हो रहे हैं किस पर बेटा, काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर। और कैसे अटैच हो रहे हैं, एक क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम पर हमारे पास क्या है, दो स्पिंडल फाइबर है। या आप ये कह सकते हो कि एक सिस्टर क्रोमेटिड पर ये है और उसके सिस्टर क्रोमेटिड पर अपोजिट पोल से है। आपको याद हो जाएगा ये बात, सही है। अब क्या होगा, अब क्रोमोसोम जो है उन पर स्पिंडल लगने के बाद वो ऐसे इक्वेटर पे आ जाएंगे। आप जरा ऐसे समझो, अगर ये स्फीयर है तो इसका सेंटर ये होगा, ये सेंटर हो गया। ऐसे ही मेरे पास यहां से लेकर यहां तक स्पिंडल फाइबर है, इसका ये इक्वेटर हो गया, सेंटर हो गया। यहां पर क्रोमोसोम खुद को अलाइन, मतलब लग जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं कि एक धागा ऊपर एक धागा नीचे। इसको हम कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट। मेटाफिजिक प्लेट क्या होती है बेटा, हमारे पास क्रोमोसोम ऐसे अटैच हो जाते हैं। मान लो ये एक रूम है, ऊपर से धागा ऐसे नीचे आ रहा है, उसने क्रोमोसोम अटैच कर लिया, अब वो खींचकर सेंटर पे ला रहा है। तो जो मेरे पास बनती है उसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट में एक धागा ऊपर और एक धागा नीचे होता है। क्या यहां तक समझ में आ रही है? और सारे क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे लग जाते हैं। तो इक्वेटर किस पर आ गए, इक्वेटर ऑफ स्पिंडल पर। तो क्रोमोसोम कहां पर आ गए, कम एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास सारे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पर खुद को अलाइन कर लेते हैं, लग जाते हैं। तो मेटाफेज का पहला इवेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरी तरह से टूटना, क्रोमोसोम का साइटोप्लाज्म में आना, क्रोमोसोम का फुली कंडेंस होना, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर, उस पर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। एक क्रोमोसोम पर दो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। अब हम आते हैं एनाफेज पे, सुनना ध्यान से। अब हम आते हैं एनाफेज में। देखो एनाफेज में क्या होगा,
अब ये आपके सामने क्रोमोसोम है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, सिस्टर क्रोमेटिड पे जो जीन होती है, जैसे यहां ए है तो यहां भी ए जीन होगी, इसमें बी जीन है तो यहां भी बी जीन होगी, जीन सेम होती है। इन दोनों को हमने सिस्टर क्रोमेटिड बोला। तो सिस्टर क्रोमेटिड हमारे पास क्या होगा बेटा, वो जेनेटिकली सेम होती है। जेनेटिकली क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब क्या होगा, वो हमारे पास जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा। स्प्लिट मतलब टूट जाएगा। जैसे ये सेंट्रोमियर है, ये बीच में से ऐसे टूट जाएगा। आप समझो, ये जो सेंट्रोमियर है ये बीच में से ऐसे टूट जाएगा। उसकी वजह से स्पिंडल फाइबर इनको ऐसे ऊपर नीचे खींचेगा। स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, इस सिस्टर क्रोमेटिड को ऊपर और ये वाला इसको नीचे खींचेगा। तो हम ये कह रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, और सारे एक साथ करेंगे। मतलब मान लो इस मेटाफेजिक प्लेट पर 40 क्रोमोसोम लगे, ह्यूमन का सेल होता तो कितने होते, 46। तो 46 के सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ स्प्लिट करेंगे। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली स्प्लिट करेंगे। क्लियर है। सिस्टर क्रोमेटिड अलग होके अब उनको हम कहेंगे क्रोमोसोम। पहले जब ये और ये जुड़े हुए थे, ये क्रोमेटिड थे, अलग होने के बाद ये कहलाएंगे क्रोमोसोम। तो उनको हम क्या नाम देंगे, डॉटर क्रोमोसोम का नाम देंगे। किसका, डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई। जो फ्यूचर में न्यूक्लियाई बनेगा उसके डॉटर क्रोमोसोम का नाम देंगे। अब क्या होगा देखो, समझो, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए। अब इसको मैं ऊपर से खींच रहा हूं, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। इसको नीचे से खींच रहा हूं, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। जब मैं इसको बीच में से खींच रहा हूं तो इस तरीके से ये बेंड हो जाएंगे। तो जब ये बेंड हो जाएंगे तो कैसा दिखेगा कि ये जो इसका सेंट्रोमियर, आप समझो, ये जो सेंट्रोमियर है, ये रहा सेंट्रोमियर, ये टुवर्ड्स पोल है। तो सेंट्रोमियर एट एज टुवर्ड्स पोल, जो सेंट्रोमियर है, जैसे मान लो यहां से मैं खींच रहा हूं तो सेंट्रोमियर ये देख रहे हो, ये पोल की तरफ जा रहा है, ये वाला नीचे वाले पोल की तरफ, तो टुवर्ड्स पोल आ जाएगा। और आर्म्स जो है वो पीछे रह जाएंगी। कैसे पीछे रह जाएंगी मैं बताता हूं। आर्म्स पीछे कैसे रह जाएंगी, आर्म्स किसे कहते हैं, जैसे ये आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म है। तो जब मैं किसी को इसको ऐसे खींचूंगा तो ये आर्म बेंड कर जाएगी। तो ये जो सेंट्रोमियर से खींच रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पोल की तरफ। आर्म्स जो है पीछे रह गई, तो उसको कह रहे हैं ट्रेलिंग बिहाइंड। अब क्या होता है बेटा, हमारे पास अलग अलग शेप दिखती है किसमें, एनाफेज में। जैसे मान लो मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक में ये और ये दोनों आर्म सेम होती है, इसकी लेंथ सेम है। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो ये इन्वर्टेड वी शेप दिखेगा ऐसे। ये कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड वी। ये कैसा दिख रहा है सर, ये दिख रहा है इन्वर्टेड वी। अब मैं इसको खींचूंगा तो कैसा दिखेगा, ये देख, ये सब मेटासेंट्रिक कैसा दिखेगा, ये थोड़ा सा एक इधर से आर्म लंबी हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग है। तो इसमें इन्वर्टेड एल दिखेगा, इन्वर्टेड एल शेप दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा, जे शेप। इन्वर्टेड क्या दिखेगा, जे शेप दिखेगा। आपको दिख रहा है, ये लेंथ और ज्यादा इससे, तो जे दिखेगा। एक्रोसेंट्रिक में, टीलोसेंट्रिक में आई शेप दिखेगा। इन्वर्टेड बोलो चाहे ना बोलो, आई शेप दिखेगा। तो अलग अलग मेरे पास क्या है बेटा, इन्वर्टेड वी शेप। तो अलग अलग शेप दिखती है किसमें, एनाफेज में, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, अलग अलग मुझे शेप विजिबल होती है। अब क्या है बेटा, आपके सिलेबस में 2016 में और एक साल और था जब एक क्वेश्चन आया था एपीसी। एपीसी क्या होता है कि जैसे अब मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम यहां आ गए, मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, तो सारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर एक केमिकल होता है जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ के रखता है। उसका नाम होता है कोहेसिन। मैं आपको दिखाता हूं उसका नाम क्या होता है बेटा, हमारे पास कोहेसिन होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये सिस्टर, जैसे मान लो मेरे पास ये दोनों मान लेते हैं बीच में ऐसे अलग है, लेकिन इनको जोड़ के कौन रखा हुआ है, ये एक प्रोटीन है जिसका नाम कोहेसिन है। अब एपीसी की फुल फॉर्म क्या है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, मतलब कुछ एंजाइम है इसमें। एपीसी क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है, कोहेसिन को, जो इन दोनों को साथ रखे हुआ है। तो कोहेसिन डाइजेस्ट होने से क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है। अब वो अपोजिट पोल पे ऐसे मूव कर पाता है। सिस्टर क्रोमेटिड बोल लो या सेंट्रोमियर अलग हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपीसी नाम का एंजाइम कोहेसिन नाम की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है,
तो एपीसी ने किसको डाइजेस्ट किया? कोहेसिन को। उसको ने जब कोहेसिन को डाइजेस्ट किया, उसकी वजह से अब मैं इनको खींच सकता हूं, अलग कर सकता हूं। अगर एपीसी काम नहीं करेगा, एपीसी नॉन फंक्शनल है, मान लेते हैं एपीसी काम ना करे, तो क्या होगा बताओ? अगर एपीसी काम ना करे, बताओ तो क्या होगा? बताओ, एपीसी काम ना करे तो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े रह जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या है? अटैच रह जाते हैं। अगर सिस्टर क्रोमेटिड अटैच रह जाएंगे तो उसको कहते हैं पॉलीटीनी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? पॉलीटीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीटीनी। क्या बोलते हैं? पॉलीटीनी बोलते हैं। अब जरा समझो, एक केमिकल होता है कॉल्चिसिन। क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर आपस में एग्रीगेट करते हैं। क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर क्या है? एग्रीगेट करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट का क्या मतलब है कि स्पिंडल फाइबर जो है उसमें प्रोटीन्स होती हैं, ट्यूबुलिन, वो एग्रीगेट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? कॉल्चिसिन क्या करता है? प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है? स्पिंडल असेंबली। वो स्पिंडल को जुड़ने नहीं देता, वो स्पिंडल फाइबर को जुड़ने नहीं देता। और किसमें काम करता है? मेटाफेज में। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ये सिस्टर क्रोमेटिड तो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे मान लो यहां भी 4 क्रोमोसोम है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने से 8 हो गए। इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है हमारे पास क्रोमोसोम डबल हो गया। क्या डबल हो गया? क्रोमोसोम डबल हो गया। अब फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कॉल्चिसिन नाम का एक केमिकल होता है जो इस स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता मेटाफेज में। उससे क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में तो ऐसे अलग हो जाते हैं ऐसे, लेकिन वो एक ही सेल में रह जाते हैं। उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। कॉल्चिसिन की वजह से होता है, जिसमें क्रोमोसोम हमारे पास क्या हो गए? डबल हो गए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं टीलोफेज में। देखो क्या हुआ था, एनाफेज के लास्ट में, लेट एनाफेज में हमारे पास क्रोमोसोम ये अपोजिट पोल पे तो पहुंच गए। इन्होंने खुलकर क्या बना दिया? क्रोमेटिन बना दिया। इन्होंने खुलकर क्या बना दिया बेटा? क्रोमेटिन बना दिया। तो क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। क्लियर है? अब वो डिस्क्रीट एलिमेंट नहीं है, नॉट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। डिस्क्रीट एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि क्रोमोसोम अब क्रोमोसोम नहीं है, वो खुलकर क्या बन गए? क्रोमोसोम डीकंडेंस इनटू क्रोमेटिन। तो हमारे पास ये दोनों पोल पर क्रोमेटिन आ जाएगा। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी ऐसे। यस, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी, रीअपियर हो जाएगी। यस, और न्यूक्लियोलस ईआर गोल्जी फिर से रीफॉर्म या फॉर्म अगेन हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब उनमें जीन्स सेम होंगी। आइडेंटिकल क्यों? जीन सेम क्यों होंगी? क्योंकि दोनों में सिस्टर क्रोमेटिड गए हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? तो टीलोफेज में एनसीईआरटी लिखती है कि क्रोमोसोम लूज इट्स आइडेंटिटी। अब वो एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट नहीं रहते। डिस्क्रीट एलिमेंट का मतलब अलग अलग नहीं पता चलते। अब वो क्रोमेटिन बना लेते हैं। उस क्रोमेटिन के चारों तरफ ये दीवार बन जाएगी किसकी? ये बन जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोलस ईआर गोल्जी फिर बन जाएगा। अब आपके पास 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं। अगर ये हैप्लॉइड सेल होता तो दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते, अगर ये डिप्लॉइड होता तो दोनों न्यूक्लियस डिप्लॉइड होते। अब आपको क्या करना है? एम फेज तब कंप्लीट होगा जब आप साइटोकाइनेसिस कर दोगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब है ये जो साइटोप्लाज्म है यहां पर, इसको भी डिवाइड करना है। सिर्फ इसको डिवाइड नहीं करना, ऑर्गेनल्स को भी दोनों में बांट देना है। तो हम अगर आपको कहें कि व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, आप समझो तो साइटोकाइनेसिस क्या है कि सेल डिवीजन कंप्लीट होगी आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जिसमें क्या क्या डिवाइड होता है? जिसमें साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल डिवाइड होती हैं। जो ऑर्गेनल्स है ना, कौन सी ऑर्गेनल्स? जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह की ऑर्गेनल्स डिवाइड होती हैं। अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो ऐसे 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे। फिर कैरियोकाइनेसिस हो जाए, मान लो एक बार फिर से डिवाइड हो जाए न्यूक्लियस, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं सिनकाइटियम। सिनकाइटियम क्या होता है? जैसे मान लो एक सेल की माइटोसिस हुई, उसमें बन गए 2 न्यूक्लियस, फिर डिवाइड किया 4 बन गए। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, इस कंडीशन को कहते हैं सिनकाइटियम। और जो कोकोनट का पानी होता है ना, वो ऐसी ही कंडीशन है।
जो कोकोनट का वाटर होता है ना, है ना, उसमें सारे न्यूक्लियस 3n होते हैं, सारे न्यूक्लियस 3n होते हैं, ऑल न्यूक्लियस। तो वो यही कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होती है। सबसे पहले समझो एनिमल सेल में क्या होता है बेटा, अगर आपको याद हो, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल एब्सेंट है, यस, सेल वॉल एब्सेंट है। तो एनिमल सेल में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे बेंड करती है, इसको कहते हैं फरो। क्या बोलते हैं इसको, फरो। अब ये फरो जो है ये फर्दर डीप हो जाती है, ये फर्दर क्या हो जाती है, डीपन्स, फर्दर क्या हो जाती है, डीप हो जाती है। तो इस तरीके से फरो बनती है और वो फरो आगे और गहरी हो जाती है। गहरी समझ में आता है, ये फरो आगे और डीप हो जाती है, यस। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि हमारे पास ध्यान सुनना, हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है और ये फरो है। ये फरो जो है ये और गहरी हो गई है, फर्दर डीप हो गई है, आप समझना, फर्दर डीप हो गई है, क्लियर है। और फिर जाकर वो मीट करती है सेंटर पर। तो मीट करेगी किसमें, सेंटर पर, मीट इन सेंटर। जैसे ये सेंटर है ना, यहां पर ये और ये जाकर ऐसे मिल गई, ये एनिमल में होती है। प्लांट में क्या होता है, ये सेल वॉल है। अब सेल वॉल क्या होती है, वो बेंड नहीं हो सकती, इसके लिए वर्ड लिखते हैं इनएक्सटेंसिबल। क्या वर्ड लिखेंगे, इनएक्सटेंसिबल। अब क्या होता है, अब क्या होता है, एक केमिकल डिपॉजिट होता है यहां सेंटर में, देखो ये केमिकल यहां बीच में डिपॉजिट हुआ है, इस केमिकल को कहते हैं कैल्शियम पैक्टेट। और ये केमिकल जो डिपॉजिट होता है इनर टू आउटर। डिपॉजिट कैसे होता है, इनर टू आउटर। इनर टू आउटर मतलब अंदर से डिपॉजिट होता हुआ बाहर की तरफ जाता है, ऐसे इनर टू आउटर। जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल प्लेट, इसी को मिडल लैमेला कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोल रहे हैं, मिडल लैमेला। तो आपको समझना है कि सबसे पहले ये बनती है लेयर मिडल लैमेला, फिर ये बन गई मेरे पास सेल मेम्ब्रेन। बना लो, मान लो ये हमने सेल वॉल बना ली ऐसे, सेल मेम्ब्रेन बना ली ऐसे, ये फिर सेल वॉल बना ली। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनती है, मिडल लैमेला, जो क्या है बेटा, जो कनेक्ट करती है दो सेल को, कनेक्ट रखती है दो नेबरिंग सेल को, नेबरिंग सेल को। और ये मिडल लैमेला का एक और नाम क्या है, सेल प्लेट नाम है। और ये बनी किस केमिकल की, कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट की। तो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल ऐसे हार्ड होती है, तो बीच से गोल्जी बॉडी कुछ केमिकल डिपॉजिट, कौन करता है, गोल्जी बॉडी केमिकल डिपॉजिट करता हुआ साइड में जाता है। साइड में जाकर लेटरल वॉल, ये दीवार कौन सी, लेटरल, ये इस दीवार को क्या बोलेंगे, लेटरल, उस लेटरल वॉल से जाकर ऐसे जुड़ जाती है। और फिर फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, फाइनली हमारे पास दो सेल बन जाते हैं और उन दो सेल के बीच में एक लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिडल लैमेला। क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। आपको समझना पड़ेगा कि माइटोसिस कहां होती है, मेरी बॉडी में कहां कहां होती है। सबसे पहले आप लगातार ब्रश करते हैं तो यहां के सेल्स निकलते रहते हैं। और भी क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर लेयर को कहते हैं म्यूकोसा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कहां होती है, लोकेशन की बात करूं, तो एक तो होती है वो गट में, एलिमेंट्री कैनाल में, उसके अलावा ब्लड सेल्स में होती है, ब्लड सेल्स में होती है, उसके अलावा स्किन के सेल्स एपिडर्मल में। ये वाली मेरे पास किसके लिए हो गई, ये एनिमल्स के लिए हो गई, यस, किसके लिए हो गई, एनिमल्स के लिए। प्लांट में जहां भी माइटोसिस होती है उस जगह को कहते हैं मेरिस्टेम, उस जगह को कहते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल का ग्रुप। प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सी होती है, जो प्लांट के टिप पर होती है, जैसे शूट टिप पर, शूट टिप पर होती है। और एक जो चौड़ाई बढ़ाती है उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, वो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाती है, क्या इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है गर्थ। तो प्लांट के केस में डिवाइडिंग सेल को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। एनिमल्स में सेल डिवीजन तो और भी हो सकती है, पर मेनली कहां होती है, गट में, ब्लड सेल्स में, एपिडर्मल सेल्स में। अब हम एक चीज आपको यहां पे बता रहे हैं, देखो क्या होगा अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो सबसे पहली सिग्निफिकेंस है ये अकर होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में। अगर आपसे कोई बोले कि आपको यूकैरियोट्स में सेल की संख्या बढ़ानी है, तो वो काम कौन सी डिवीजन करेगी, माइटोसिस। और जो भी दो सेल बनते हैं, एक सेल से हमेशा दो ही बनेंगे, तो जो भी दो सेल बनते हैं उनकी जीन सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि दोनों में सिस्टर क्रोमैटिड जाते हैं। भाई एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड मूव करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड मूव करते हैं इन ईच सेल, इस वजह से उनकी जीन्स क्या आती है, सेम आती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई सेल जीवन फेज में है
तो उसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने से क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये बढ़ जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो निकालो, मान लो न्यूक्लियस का वॉल्यूम x है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम y है, यहां आप देखोगे न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज क्यों हो गई है? क्योंकि ग्रोथ में ये साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ गया। तो एम्फेस क्या करेगा, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो को रेस्टोर कर देगा। क्या कर देगा? रेस्टोर कर देगा, वापसी ला देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो को क्या कर देगा? रेस्टोर मतलब वापसी ला देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? तो ये हमारे पास है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में माइटोसिस होती है, पर एनिमल के केस में सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी, वहां पर ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, वो खुद बना माइटोसिस से, और गैमेट कैसे बनाएगा? माइटोसिस। क्लियर है? अब हम क्या डिस्कस कर सकते हैं बेटा? अब हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं? हम मियोसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मियोसिस। आइए अब बात करते हैं हम लोग मियोसिस की। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि माइटोसिस और मियोसिस डिफरेंट होती है। अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले कौन इवॉल्व हुई थी? माइटोसिस इवॉल्व हुई थी। माइटोसिस का मतलब है एक सेल डिवाइड करके दो ऐसे सेल बनाए जो जेनेटिकली सेम हो। सवाल ये उठता है कि जब सेल एक तरीके से डिवाइड कर सकता था, तो उसे दूसरे तरीके से डिवाइड करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? उसको मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हमें इस सवाल का आंसर खोजना है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? एक एक एक्सप्लेनेशन में जो आपको सुननी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, नेचर में एक सबसे जरूरी चीज होती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 10 लोग हैं, उसमें से 2 को तैरना आता, 8 को नहीं आता। अगर बाढ़ आएगी तो कम से कम 2 तो सर्वाइव करेंगे। तो वेरिएशन का मतलब होता है अलग अलग, मतलब 2 को तो आता है तैरना। इसी तरीके से नेचर क्या करती है, ये समझती है कि एवोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब वेरिएशन होगी। अब वेरिएशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत स्लो आती थी, बहुत ही कम वेरिएशन आती थी। तो नेचर ने सोचा क्यों ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाए जहां पर ज्यादा वेरिएशन आएगी। तो उसमें कैसे होता था कि वहां पर वो क्या करते थे, 2 सेल को फ्यूज करते थे और वहां पर एक सेल बनता था। अब जब एक सेल है, मान लो यहां यहां 10 क्रोमोसोम है, इसमें 10 क्रोमोसोम है, तो यहां क्रोमोसोम 20 हो गए। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप 2 सेल को कंबाइन करते हो तो क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। बिल्कुल होगी। तो यहां पर हम मन में ये आएगा, यार फिर जो सेल कंबाइन किए वो हैप्लॉइड है ना। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि हैप्लॉइड सेल बनाए कैसे। आप समझो, हैप्लॉइड सेल कैसे बनाए। हैप्लॉइड सेल बनाने के लिए ही मियोसिस आई होगी। मियोसिस कैसे आई होगी आपको समझना पड़ेगा कि यदि मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 46 क्रोमोसोम है, अगर मैं इनके सेल्स को कंबाइन कर दूंगा तो क्रोमोसोम कहीं ना कहीं 92 हो जाएंगे। तो क्यों ना इनसे एक ऐसे सेल बनाए जाएं जिसमें 23 क्रोमोसोम हो, जिसमें क्या हो? 23 क्रोमोसोम हो, ताकि जब मैं इसको जोड़ूं तो मेरे पास 46 आए जो इससे मैच कर रहा है। तो किसी भी स्पीशीज में क्रोमोसोम संख्या को कांस्टेंट रखने के लिए मियोसिस आई। तो मियोसिस में क्या होता है बेटा? मियोसिस को इसीलिए हम क्या नाम देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि यहां पर असल में क्रोमोसोम संख्या हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रोमोसोम संख्या हाफ हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे मियोसिस आई क्यों? टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। तो जो क्रोमोसोम नंबर है उसको हाफ करने के लिए, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने के लिए मियोसिस आई। अब प्रॉब्लम यह है कि मियोसिस उसी सेल में होती है जिसमें माइटोसिस होती है, वैसे ही सेल होते हैं। तो यहां G1 है, S है, G2 है। आपने यहां पर DNA 2C से क्या कर दिया? 4C कर दिया। और आपको क्रोमोसोम आधा करना है। आप समझो ध्यान से, आपके पास क्रोमोसोम कैसा था? ऐसा था पहले, ऐसा क्रोमोसोम था। अब क्रोमोसोम कैसा है? ऐसा है। मतलब हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। आपको समझ आ रही है मेरी बात? हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, ऐसा क्रोमोसोम है। आप कह रहे हो कि मैं क्रोमोसोम आधा कर देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इनको ले लूंगा। भाई अभी कितने क्रोमोसोम है? 6। 3 का मतलब मैं इन 3 को ले लूंगा। लेकिन हर क्रोमोसोम में अभी भी 2 क्रोमेटिड हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब मियोसिस आई तो सेल को 2 बार डिवाइड करना पड़ा। पहली बार में हम क्रोमोसोम आधा कर देते हैं।
अगर मेरे पास मान लो 6 क्रोमोसोम है तो उसमें से 3 आ जाएंगे मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में हम सिस्टर क्रोमैटिड अलग करते हैं, इसीलिए हम समझते हैं कि मियोसिस में सेल को 2 बार डिवाइड किया जाता है। मियोसिस 1 में जैसे यहां 6 क्रोमोसोम है, यहां 6 हैं, मैं क्या करूंगा मियोसिस 1 में पहले ये 3 और 3 अलग कर दूंगा, तो क्रोमोसोम नंबर अलग हो गए, पर अभी भी हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। होने कितने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड अलग करूंगा, इसीलिए मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस, जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मियोसिस के क्या क्या फीचर हैं। सबसे पहले इसमें डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होती है और सेल डिवाइड करता है 2 बार। एक बार होती है मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 जो होती है उसमें क्या है बेटा, क्रोमोसोम हाफ होते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ। तो जो भी सेल बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे। और फिर मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 में कौन सेपरेट होता है? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है। यस और नो? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है। आप समझो, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मियोसिस 1 जो है हमारे पास, उसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से। अब हम ये भी समझते हैं कि यार मियोसिस उन सेल्स में आई थी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और वो वेरिएशन से रिलेटेड है। हमने ये भी समझा है कि हमारे पास मान लेते हैं ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। ऐसा ही मेरे पास एक और क्रोमोसोम है और ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है। आपको पता है कि अगर मेरे पास यहां पर जीन ए है तो यहां पर भी क्या होगी? ए होगी। अगर यहां स्मॉल ए है तो यहां भी स्मॉल ए होगी। अगर यहां जीन बी है तो यहां भी बी होगी। यहां स्मॉल बी है, यहां स्मॉल बी है। तो हम क्या करते हैं बेटा, मियोसिस में एक जैसे क्रोमोसोम जिन्हें होमोलोगस पेयर कहते हैं, इनको हम साथ लाते हैं। साथ लाने का मतलब इनको साथ लाते हैं और इनमें क्या करते हैं, ये दोनों क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों भी सिस्टर है। इन दोनों के बीच में इसकी जीन इधर और इसकी जीन इधर, मतलब ये कैपिटल भी इधर चला जाएगा, स्मॉल भी इधर चला जाएगा। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो पेयरिंग मतलब मियोसिस में क्रोमोसोम को हम साथ लाते हैं और उसके बीच में क्या कराते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, ये दोनों कॉपी हैं, इसके और इसके बीच में जीन एक्सचेंज करेंगे। तो ये वाला क्रोमोसोम क्या है और ये वाला क्या है? ये दोनों नॉन सिस्टर हैं। और होमोलोगस पेयर के बीच में आप क्या कराते हो? क्रॉसिंग ओवर कराते हो। इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है? सबसे पहले डीएनए एक बार डबल होगा, सेल 2 बार डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम को साथ लाएंगे और उनके बीच में जीन एक्सचेंज कराएंगे, इसकी जीन इसमें, इसकी जीन इसमें। यस, और वेरिएशन आएगी। और मियोसिस में जब 2 बार सेल डिवाइड करता है तो एक बार सेल डिवाइड करेगा, मान लो ये सेल है, इसने ये सेल है, इसने डिवाइड करके ये 2 सेल बनाए, ये दोनों सेल हैप्लॉइड हैं। फिर इसको डिवाइड करके फिर मेरे पास 2 सेल बन गए और इसको डिवाइड करके 2 सेल बन गए, ये भी हैप्लॉइड हो गए। यस और नो? तो ये वाला सेल कैसा है? सर इसमें मेरे पास क्रोमोसोम ऐसे हैं, इस तरीके से। अब इसमें क्या चला गया? इसमें एक क्रोमोसोम चला गया पेयर में से, इसमें दूसरा चला गया, तो हैप्लॉइड हो गया। मान लो यहां 46 होते तो 23। फिर मियोसिस 2 में क्या करेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड अलग कर लेंगे, तो एक में ये चला जाएगा, फिर दूसरे में ये, फिर तीसरे में ये और चौथे में ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस 2 जो होती है उसके बाद मेरे पास टोटल कितने सेल बन गए? 4 सेल बन गए। चारों सेल हैप्लॉइड है। हाँ, मियोसिस 1 के बाद कितने सेल बने थे? दोनों हैप्लॉइड है। पर फर्क क्या है? इसमें क्या है? 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, इसमें क्या है? एक ही क्रोमैटिड और क्रोमोसोम है। तो अगर आपसे पूछा जाए मियोसिस 1 के बाद कितने क्रोमोसोम बनेंगे? सर 23। पर हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे, ये सिस्टर क्रोमैटिड जिन्हें कहते हैं। मियोसिस 2 के बाद कितने होंगे? क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा, पर क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड आधा हो जाएगा। इतनी बात में कोई डाउट है? नहीं सर। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा मियोसिस के स्टेप्स की। ध्यान देंगे, हम मियोसिस के स्टेप्स की बात करने जा रहे हैं। तो मियोसिस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मियोसिस कहीं ना कहीं माइटोसिस से रिलेट कर रहे हैं, उससे इवॉल्व हुई है। तो मियोसिस के भी जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमने उसको मियोसिस 1 और 2 में डिवाइड किया। मियोसिस 1 के अंदर भी 4 स्टेप्स हैं हमारे पास प्रॉपर। प्रोफेज 1 जो कैरियोकाइनेसिस में आते हैं,
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे ही मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। फिर हमने देखा कि जो प्रोफेज है ना, प्रोफेज 1 ये वाला, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लॉन्गर है। किसके? प्रोफेज और माइटोसिस। कॉम्प्लेक्स और लॉन्गर है किसके? तो इसकी भी अपनी सब स्टेजेस है, क्योंकि जो पेयरिंग करनी है ना क्रोमोसोम की, हमने कहा कि देखो क्या है, मियोसिस में हमें 2 बार सेल डिवाइड करना है, तो वही वाली स्टेजेस चलाओ। लेकिन जो पेयरिंग करनी है क्रोमोसोम की, पेयरिंग वो किस में करते हैं? प्रोफेज 1 में करते हैं। तो प्रोफेज 1 की अपनी खुद की काफी सारी स्टेजेस होती हैं। उनमें से हमारे पास जो है सबसे पहली है लैप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन, फिर है मेरे पास पैकेटीन। पैकेटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में जीन एक्सचेंज होती है। फिर आती है डिप्लोटीन, और फिर आती है मेरे पास डायकाइनेसिस। फिर मेरे पास क्या आती है? डायकाइनेसिस। तो टोटल मेरे पास कितनी स्टेजेस आ गई? 5 स्टेजेस आ गई। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? टोटल मेरे पास कितनी स्टेजेस आ गई बेटा? 5 स्टेजेस आ गई। किसके अंदर? प्रोफेज 1 के अंदर। और ये किसके आधार पर है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। तो क्रोमोसोम बिहेवियर के आधार पर याद करो नाम इनके, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 का लैप्टोटीन, LZPDD, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इन स्टेजेस का पर्पस क्या है? क्रोमोसोम को साथ लाना और उनके बीच में वेरिएशन कराना। क्लियर है? मियोसिस 1 और 2 के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। जैसे ये मियोसिस 1 है, ये मियोसिस 2 है, इसमें है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। सर साइटोकाइनेसिस होगा? बिल्कुल होगा। इंटरकाइनेसिस क्या है? मियोसिस 1 और 2 के बीच के गैप को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? क्रोमोसोम के बिहेवियर के आधार पर हमने प्रोफेज 1 को डिवाइड किया है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। लैप्टोटीन और जाइगोटीन स्टेज की जो चेंजेस हैं वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं। क्लियर है? और ये बहुत मतलब लंबी स्टेजेस है नहीं। जरा देखते हैं क्या है। देखो लैप्टोटीन में क्या होगा, जैसे ये क्रोमेटिन है, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने लगेगा। तो सबसे पहली चीज लैप्टोटीन में क्या होगी? क्रोमेटिन कंडेंस होगा, क्रोमोसोम विजिबल होंगे, और ये कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का मतलब है कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन लगातार चलती रहेगी। अब ये क्रोमोसोम किसमें विजिबल हो जाएंगे? लाइट माइक्रोस्कोप में। तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपको क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं लैप्टोटीन में। क्रोमोसोम हम क्यों बना रहे हैं आप समझो ध्यान से, क्रोमोसोम को साथ लाना। अब देखो जाइगोटीन में क्या होगा, अब आप ध्यान से देखना, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम मान लो एक जैसा दिखता है, ये और ये एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं। जाइगोटीन में क्या होगा? क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, जैसे ये और ये वाला क्रोमोसोम, इसने पेयरिंग कर ली, उसके बाद हमारे पास इसने और इसने पेयरिंग कर ली, इसने पेयरिंग कर ली। पेयरिंग का मतलब साथ आना। तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रही है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस। आपको समझना पड़ेगा साइनेप्सिस क्या है? प्रोसेस है। इनके साथ आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। अब इनके बीच में केमिकल होता है जो इनको साथ रखता है, उसको कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसको, इसकी वजह से पेयरिंग हुई है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको क्या रखता है? साथ रखता है। अब जब क्रोमोसोम साथ आ गए, जैसे मान लो ये केमिकल है, इसकी वजह से ये साथ है। अब मुझे बताओ इसमें कितने क्रोमेटिड है? 1 2 3 4 क्रोमेटिड है। कितने क्रोमोसोम है? 1 और 2, 2 क्रोमोसोम है। तो बाइवेलेंट का मतलब होता है मेरे पास 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। और टेट्राड का मतलब होता है 4 क्रोमेटिड। तो हमें क्या दिखेगा? पेयर्ड जो क्रोमोसोम है उनको हम क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट और टेट्राड। जैसे मान लो मैं कहूंगा ये एक बाइवेलेंट है, ये एक टेट्राड भी है। बाइवेलेंट का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब होता है 4 क्रोमेटिड। बाइवेलेंट का मतलब, ध्यान सुनेंगे, बाइवेलेंट का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब होता है 4 क्रोमेटिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान सुनेंगे। बाइवेलेंट का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब होता है 4 क्रोमेटिड।
4 क्रोमैटिड। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस यस। तो अगर मैं आपसे कहूं ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन के सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2n = 46। तो 23 पेयर बनेंगे ना, तो उतने ही क्या है? टेट्राड है और उतने ही बाइवेलेंट है। 23 टेट्राड, 23 बाइवेलेंट। आप मुझे बताओ पी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14। तो 7 टेट्राड 7 बाइवेलेंट आएंगे। अब आते हैं पैकेटीन, ध्यान से सुनना। ये टेट्राड और बाइवेलेंट अच्छे से विजिबल होगा किसमें? पैकेटीन में। अब सुनना, अब मुझे बताना, इसको और इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। ऐसे इसको और इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। तो इसको और इनको क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो क्रोमोसोम में मेरे पास ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड। अगर यहां ए जीन है तो यहां भी ए होगी, यहां स्मॉल ए है तो यहां स्मॉल ए होगी। इसको और इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। किसका? होमोलोगस पेयर का। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है होमोलोगस पेयर का, वो आपस में ऐसे लिपट जाते हैं। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसके बीच में बना है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बेटा? कुछ जीन इसकी इसके पास और इसकी इस वाले की इसके पास आ जाएंगी। जैसे मान लो मेरे पास, मान लो यहां ए जीन है तो यहां भी ए होगी, यहां स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है। यहां मान लेते हैं बी जीन थी, ठीक है, और इस वाले पर बी थी, यहां पर स्मॉल बी थी, अब यहां पर स्मॉल बी थी। आप देख पा रहे हो, ये बी जीन पहले यहां थी और ये स्मॉल बी यहां थी, ये एक्सचेंज हो गया। आप देख पा रहे हो, इससे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जीन का एक्सचेंज हो गया। किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। तो सबसे पहले पैकेटीन में क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाएंगे। एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, जिसकी मदद से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, उसकी वजह से वेरिएशन आती है। अगर ये ना हो तो यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां भी कैपिटल ए कैपिटल बी होता, तो ये और ये सेम होते जीन वाइज। ये दोनों क्या होते बेटा? सेम होते जीन वाइज। आप समझ रहे हो? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी होता, लेकिन एक्सचेंज होने की वजह से ये अलग हो गए। तो वेरिएशन किस में आती है? पैकेटीन में आती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। और इसके लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए? रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए। तो फिर रिपीट करूंगा, टेट्राड क्लियरली विजिबल पैकेटीन में होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटीन में और दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब क्या होगा बेटा? ये ऐसे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म किया। अब वहां पर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम बात कर रहे हैं डिप्लोटीन की। किसकी बात कर रहे हैं? डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर। यस और नो? डिसोल्यूशन का मतलब है कि, ध्यान सुनेंगे, डिप्लोटीन में क्या, मेरी बात समझो, पैकेटीन का मेन पर्पस क्या था कि जब क्रोमोसोम 7 आ गए तो इस क्रोमोसोम की कुछ जीन इस पर, इसकी इस पर आ जाए, ठीक है। ये कौन से पेयर हैं? होमोलोगस पेयर हैं, ठीक है। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एक्सचेंज हो गया। पर क्या ये अभी भी जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है? मेन काम हो गया 7 आने का। अब हम क्या करेंगे? ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इसको डिसॉल्व कर देंगे। उससे क्या होगा? ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने स्टार्ट कर देंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर क्यों? क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब मुझे क्रोमोसोम को साथ रखना नहीं है। क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने करेंगे, लेकिन सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की साइड पर ऐसे अटैच रहेंगे। तो मुझे एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक क्रॉस, है ना, या एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम कहते हैं कैइजमेटा। तो डिप्लोटीन में सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कि क्रोमोसोम कब दूर जाना स्टार्ट करते हैं, डिप्लोटीन में। क्यों? क्योंकि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। अब क्या है? जिस साइट पर क्रॉसिंग ओवर हुई है उसको छोड़ के बाकी वो अलग हो गए। पहले क्या था? ये सब जगह से ऐसे जुड़े हुए थे, ये इससे सब जगह से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब क्या है? वो एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसओवर एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो मुझे कैइजमेटा दिखता है, ठीक है। अब क्या है बेटा? कुछ oocyte है, वो वर्टिब्रेट में, मतलब जैसे मैं बात करता हूं ह्यूमन की, ह्यूमन फीमेल में क्या होता है? oogenesis, उसके जन्म से पहले, फीमेल के जन्म से पहले
ओवरी के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है, पर मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट का मतलब रुक जाती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ओवरी होती है फीमेल में, अभी उस फीमेल का जन्म भी नहीं हुआ, ओवरी के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है और डिप्लोटीन में रुक जाती है, समझो। और जैसे उस फीमेल को 13 ईयर्स कंप्लीट होते हैं जन्म के बाद, या 11 ईयर कंप्लीट होते हैं, प्यूबर्टी आती है, तब वो मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। तो कुछ ईयर्स और कुछ मंथ तक वर्टिब्रेट्स में, अब मान लो मैं कहता हूं कोई छोटा, हम तो 70 साल जीते हैं, कोई छोटा जीव होगा उसमें कुछ मंथ तक की साइकिल होगी, तो कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर तक वर्टिब्रेट में oocyte अरेस्ट होता है, किसमें? डिप्लोटीन में। यस। अब आ जाओ डायकाइनेसिस, सुनना ध्यान, देखो ये मैं दिखा रहा हूं आपको इस तरीके से क्रॉस, ये बन गया रिकॉम्बिनेशन नोडल, देख रहे हो ये पॉइंट्स हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी। अब देखो ये एक्सचेंज हो गया, ये जीन मान लो मैं एक्सचेंज नहीं किया होता तो यहां पर ए होती, मान लो यहां बी होती, तो यहां भी ए और बी होगी ना, क्योंकि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। यहां स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर के बाद, ये ए है ये बी है, लेकिन यहां ए के साथ क्या आ गया? स्मॉल बी। यहां स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, अब यहां स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो ए और बी साथ में और स्मॉल ए स्मॉल बी साथ में। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बनना। अगर ये नहीं होता, अगर क्रॉसिंग ओवर यहां नहीं हुई होती तो ये नहीं होता। अच्छा, दूसरा ऐसा नहीं कि क्रॉसिंग ओवर के बाद अलग हो गए, अभी भी जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे डायकाइनेसिस की। देखो डायकाइनेसिस में क्या होता है, ध्यान सुनना। अब क्या हुआ है बेटा, क्रोमोसोम अभी भी एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए। ये देखो इधर, ये क्रोमोसोम अभी भी ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहां पर। अब क्या होगा, ये एक दूसरे से, जैसे मान लो ये ऐसे जुड़े हुए थे नॉन सिस्टर क्रोमेट, एक दूसरे से ऐसे लास्ट में आ जाएंगे। मतलब मेरा पॉइंट कहने का ये है कि क्रोमोसोम अभी भी ऐसे मान लो जुड़े हुए थे, इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए थे, अब वो लास्ट में आ गया बिल्कुल। ये चीज क्या हो गई, ये चीज खिंच के एकदम लास्ट में चली गई। यहां पर ये देखो, पहले ऊपर थी लास्ट में आ गई। इसे कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। जो क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बना था वो अब टर्मिनल चला गया, लास्ट में चला गया। ठीक है, अब बचे हुए सारे काम करो प्रोफेज 1 के। कौन कौन से बचे हुए काम है? सबसे पहले सेंट्रोजोम को मूव करो अपोजिट पोल पे। जैसे ये जो सेंट्रोजोम है ना, ये वाला, इनको मूव करो अपोजिट पोल पे, इनसे स्पिंडल फाइबर बनाओ। ईआर गोल्जी बॉडी को डिसअपियर करो, जो नॉर्मल प्रोफेज में करते थे, और क्रोमोसोम को यहां फुली कंडेंस करो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर दो। समझो ध्यान से, नॉर्मली प्रोफेज में हम पूरी तरह कंडेंस नहीं करते थे माइटोसिस के, यहां कर रहे हैं डायकाइनेसिस में। डायकाइनेसिस क्या होता है, उसमें एक इवेंट याद करना है, जो क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, वो टर्मिनलाइजेशन हो गया। उसके बाद बचे हुए सारे काम प्रोफेज के कर दो। सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल, उससे स्पिंडल फाइबर आएंगे, ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर कर दो, क्रोमोसोम को फुली कंडेंस करो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ दो। और इसीलिए इन दोनों की वजह से ये कहते हैं कि डायकाइनेसिस जो है ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, मतलब मेटाफेज 1 की तरफ जा रही है, मेटाफेज 1 की तरफ जा रही है। ठीक है, क्लियर है? अब जरा देखते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच फ्रॉम अपोजिट पोल। जैसे ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मेटाफेज 1 में क्या होगा। अब जैसे ये क्रोमोसोम है, इस पर अब स्पिंडल फाइबर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देख रहे हो ये पूरा जोड़ा जो है, इस पे एक धागा यहां से और एक धागा यहां से आएगा, और फिर क्रोमोसोम ऐसे मेटाफेजिक प्लेट पे लग जाएंगे। सवाल ये है कि माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता था, एक क्रोमोसोम पे दो धागे, एक ऊपर और एक नीचे होता था। यहां पर क्या हो रहा है, मेटाफेज 1 में एक जोड़े पर एक धागा ये, दो धागा ये। तो क्रोमोसोम पेयर पे, आप समझो, क्रोमोसोम पेयर पे मेरे पास दो धागे हैं, तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है कहां से? अपोजिट पोल से। किस पर? होमोलोगस क्रोमोसोम पर। अगर मैं लिखता हूं स्पिंडल फाइबर अटैच टू 1 क्रोमोसोम अपोजिट पोल से, तो वो माइटोसिस का मेटाफेज है। अगर मैं लिख रहा हूं किस पे? होमोलोगस क्रोमोसोम पे, पेयर पे, तो वो क्या है? मेटाफेज 1 है। फिर ये क्रोमोसोम ऐसे सेंटर में आ जाते हैं, इसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अब सुनेंगे ध्यान से, ये एक क्रोमोसोम है, इसका जोड़ा है, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, ऐसा एक और जोड़ा, ऐसा एक और जोड़ा, ऐसे पूरे जोड़े की लेयर बन गई है। तो इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम ऊपर है ऐसे,
और फिर नीचे भी एक क्रोमोसोम। आपको समझ आ रहा है? जैसे ये एक जोड़ा है, ऐसे है, ये इससे धागा ऊपर गया हुआ है, इस वाले के सेंट्रोमियर से धागा, एक क्रोमोसोम पर एक काइनेटोकोर, ऐसी एक और क्रोमोसोम का जोड़ा, दूसरा का, तीसरे का, तो डबल प्लेट बन गई। एक ये प्लेट बन गई जिसमें ऊपर क्रोमोसोम है, एक नीचे प्लेट बन गई, तो डबल मेटाफेजिक प्लेट दिखेगी। मेटाफेजिक प्लेट दिखेगी तो डबल, डबल मतलब एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। क्लियर है? अब क्या करना है? अब वही काम करो, क्योंकि अगर माइटोसिस होती तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते। ये एनाफेज 1 है, इसमें जोड़ा अलग होगा। जोड़ा समझ में आ रहा है? ये जोड़ा जो है, आप समझो, क्रॉसिंग ओवर हो गई थी, पर ये अभी भी आखिरी पॉइंट पर ऐसे जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा? एनाफेज 1 में ये ऐसे अलग होंगे, इसको कहते हैं डिसजंक्शन। फिर ये ऊपर नीचे मूव करेंगे। जैसे मान लो ये जोड़ा है, ये पेयर है, ऐसे अलग होंगे, डिसजंक्शन। ऊपर नीचे मूव करेंगे, सेग्रीगेशन। तो हम क्या करेंगे? एनाफेज 1 में क्रोमोसोम की डिसजंक्शन से यहां ये जुड़े हुए थे, अब ये एक दूसरे से अलग हो गए, इसको हमने क्या बोला है? डिसजंक्शन। तो ये हो गई डिसजंक्शन। अब ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं सेग्रीगेशन। डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन। तो सबसे पहले क्या होगी? होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे। कब जुड़े हुए थे? डिप्लोटीन में आखिरी पॉइंट तक जुड़े हुए थे। यस। अब क्या होगा? वन क्रोमोसोम आउट ऑफ वन पेयर ईच पोल पर मूव करेगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास टोटल 46 जोड़े, 23 पेयर है, 23 पेयर है, उसमें से 23 ऊपर चले जाएंगे और 23 नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम की क्या हुई है? डिसजंक्शन हुई है। अगर मान लो नॉन डिसजंक्शन हो जाए, किसी एक पेयर की नॉन डिसजंक्शन मतलब वो अलग ना हो, तो पूरा जोड़ा ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है जिन्हें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होता है? उसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होगा? मान लो यहां 46 क्रोमोसोम थे, 23 ऊपर आ गए, 23 नीचे आ गए। ठीक है। अब ये क्रोमोसोम वापसी क्या बना देंगे? क्रोमैटिन। क्या बना देंगे? क्रोमैटिन बना देंगे। ठीक है। तो क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि टीलोफेज 1 में मुझे क्रोमोसोम को खोल के क्रोमैटिन बनाना है। सही है। मियोसिस 2 में दोबारा क्रोमोसोम बनाना है। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब है पूरी तरह से नहीं खुलते। अगर ये पूरी तरह से खुलते तो ये ऐसा धागा बनाते, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं खुले हैं। समझ लो, पूरी तरह से नहीं खुले हैं। तो पूरी तरह से क्यों नहीं खुलना है? क्योंकि दोबारा कंडेंस होना है। क्लियर है? तो अब हमारे पास टीलोफेज 1 के बाद दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक यहां और एक यहां आ जाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? अब हम बात करेंगे कि साइटोकाइनेसिस की। क्या इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो सकती है? बिल्कुल। तो मेरे पास साइटोकाइनेसिस के बाद दो हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। ऐसे मेरे पास साइटोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस के बाद मेरे पास कितने सेल बन जाएंगे? दो हैप्लॉइड। मुझे मियोसिस 2 क्यों करनी है? कई बार मन में सवाल आता है बहुत सारे बच्चों के, मियोसिस 2 करनी ही क्यों है? क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करना है। क्या अलग करना है? सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करना है। अब आओ जरा, अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 की। किसकी बात कर रहे हैं? मियोसिस 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है। पर उससे पहले मुझे क्या पढ़ना है? मियोसिस 1, देखो ये रहा, देखो यार, ये मियोसिस 1 है और ये मियोसिस 2 है। इसके इस बीच के गैप को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो ये गैप है किसके बीच का? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का। डीएनए रेप्लिकेशन कहां हुई थी? एस फेज में। तो इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब इसमें डीएनए पूरी तरह से नहीं खुलता, नॉट कम इन कंप्लीट डिस्पर्स स्टेट। बस इसमें हम सेंट्रियोल डबल करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल मैंने यहां डबल किया था, आप याद करो, एस फेज में, एस फेज में डबल किया था। अब मेरे पास यहां दो सेल बन गए, एक सेंट्रियोल इसमें, एक सेंट्रियोल इसमें, लेकिन मुझे दोबारा सेल डिवाइड करना है तो दो चाहिए होंगे, तो सेंट्रियोल डबल करते हैं इसमें। बस सेंट्रियोल हम इंटरकाइनेसिस में डबल करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस हो गई। अब यहां पर डीएनए को खोलना है आपको यहां पर, और मियोसिस 2 में कंडेंस करना है। इसके बीच के गैप को इंटरकाइनेसिस कह रहे हैं। तो क्या मुझे इसको फिर से पूरा पूरा खोलना चाहिए जब मेरे को यहां खोलना है और यहां कंडेंस करना नहीं?
तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए पूरी तरह से नहीं खुलता जैसे वो इंटरफेज में खुलता है। जैसे मान लो ये G1 फेज में डीएनए पूरा खुल जाता है क्योंकि एस फेज में डबल करना है, ऐसा कुछ होना ही नहीं है यहां पर, तो पूरी तरह से क्यों खोलना। क्लियर है। अब मियोसिस 2 कैसी है बताओ, मियोसिस 2 कैसी है, बिल्कुल माइटोसिस जैसी। तो प्रोफेज में क्या होगा, ये देखो, ये मैंने सेंट्रियोल डबल कर लिए, कब करें, इंटरकाइनेसिस में। अब क्या होगा, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे चले गए, क्रोमोसोम दिखने लगे, तो प्रोफेज 2 में क्रोमेटिन कंडेंस होगा। हाँ सर, क्रोमेटिन कंडेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया हमने, ठीक है, क्रोमेटिन को क्या कर दिया हमने, कंडेंस कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। हमने उसके बाद क्या किया, एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेज 2 की, ठीक है, यहां पर हमने मेटाफेज 2 रख दिया। अब सुनना ध्यान से, मेटाफेज 2 में हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर बनेगा, देखो ध्यान से। अब क्या है, यहां से स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। अब स्पिंडल फाइबर ये क्रोमोसोम से अटैच हो गए, तो एक मेटाफेजिक प्लेट ये आ गई जहां पर 1 और 2 स्पिंडल फाइबर हर एक क्रोमोसोम पे, सही है। ऐसे ही ये देख लो, तो ये मेटाफेजिक प्लेट आ गई, तो एक क्रोमोसोम पे 2 स्पिंडल फाइबर है, बिल्कुल ऐसे। एनाफेज 2 में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, आपको दिख रहा है ये ऐसे। तो क्या इसमें शेप दिखेंगी, हाँ शेप विजिबल होती है। क्या इसमें एपीसी काम करेगा, हाँ एपीसी फंक्शनल होगा। एपीसी क्या होगा, फंक्शनल होगा, यस और नो। आपको एक चीज मैं बताता हूं बेटा, एक क्वेश्चन आया था नीट में जहां पर ये पूछा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एपीसी कब फंक्शनल होता है। एक्चुअल में सिस्टर क्रोमेटिड तब होते हैं जब मियोसिस 2 होती है, और मियोसिस 2 होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो एपीसी फंक्शनल होगा तब। क्लियर है। अब टीलोफेज 2 की बात करते हैं। टीलोफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन गया और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और फिर फाइनली मेरे पास साइटोकाइनेसिस होगी, और ये जो 4 न्यूक्लियाई बने हैं इनसे हमारे पास 1, 2 और 3 इस तरीके से सेल बन जाएंगे। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, क्या यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, सिग्निफिकेंस की। हम बात करते हैं किसकी, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। सुनो ध्यान से, मियोसिस क्या करती है बेटा, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज करती है, क्योंकि सेल 2 टाइम डिवाइड करता है, 2 टाइम डिवाइड करता है, एक बार डबल होता है डीएनए, तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज करते हैं। वेरिएशन कहां पर आती है, पैकेटीन में आती है। पैकेटीन में हम क्या लाते हैं, वेरिएशन लाते हैं। क्लियर है। अब क्या है बेटा, आपको एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है, एनसीईआरटी कहती है कि पर से पैराडॉक्स कहती है कि मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर घटते हैं, पर वो घटाकर क्या करता है, क्रोमोसोम कांस्टेंट रखता है। मान लो मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में ये पानी यहां तक इतने तक है, ठीक है, क्लियर है। मुझे पता है जब मैं इसमें और पानी डालूंगा तो पूरा भर जाएगा, तो मैंने क्या किया, पहले ही इसको आधा कर दिया ताकि पानी ऐड करने पे डबल ना हो। आपको समझ में आ रहा है। तो मियोसिस क्या करती है, मियोसिस क्रोमोसोम डिक्रीज करती है, क्रोमोसोम डिक्रीज करती है, पर वो स्पीशीज में क्रोमोसोम कांस्टेंट रखती है। स्पीशीज में क्या करती है, क्रोमोसोम क्या करती है, कांस्टेंट रखती है। क्लियर है कि नहीं। स्पीशीज में क्या रखती है, क्रोमोसोम कांस्टेंट रखती है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर को, और मैं आपके लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं। पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, सुनो ध्यान से, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पहले प्रॉपरली। मैं इस चैप्टर की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, तरुण सर वेदांतु नाम से मिल जाएगा, वहां आपने देखना है प्रॉपर तरीके से आपने, फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको डालूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा, पर बेस्ट ये है कि आप इसको यहीं सॉल्व करो, पॉज कर करके इसको यहीं सॉल्व करो। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको इसकी इवन एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। पॉज कर करके देख लो, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, अगर यहीं से कर लो तो और अच्छा है, अगर पीडीएफ ना मिले तो पॉज कर करके इसको कर लो। सॉल्यूशन इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है,
ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करा दिया है, आराम से देखो, इसमें 95% 98% कंटेंट है बैच के कंपैरिजन में, और नॉर्मल क्लासेस में भी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, तो आप कर लोगे। कमेंट में बताना कैसा लगा मुझे, और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आज़ादी की वैल्यू करो बेटा। ठीक है, मिलते हैं, बाय।